अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया बार और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ का लोगो से आज हम बात एक ऐसी ख़बर की करेंगे, आगाज़ उसके करेंगे जो तो जुम्मे से उससे मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो कि हमसे बिछड़ गई, हम आज ज़िक्र उनका करेंगे। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नाहयान, उनके इंतकाल की बात करेंगे। इंतहाई दुख, इंतहाई अफसोस, इंतहाई रंज, और इसी की मुनासबत से पाकिस्तान में भी 3 रोज़ा शौक़ का ऐलान किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इतवार को मुत्तहदा अरब अमीरात का दौरा भी इसी मुनासबत से किया और यूएई के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नाहयान की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। तो हमने सोचा प्रोग्राम के आगाज़ में टीम से पाकिस्तान की तरफ से भी इज़हार ताज़ियत, और इसी खबर से हम आज प्रोग्राम का आगाज़ करें। चूँकि ज़ाहिर है ये एक लंबा सफ़र, एक तवील सफ़र, पाकिस्तान और यूएई की दोस्ती का भी जो है वो उस शख्सियत का नाम अगर ना लें तो ये ज़्यादती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हम लोग पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियानी ताल्लुकात की बात करते हैं तो वहाँ पर उनकी जो सपोर्ट पाकिस्तान को रही है वो नाकाबिले फरामोश रहेगी। और जिस तरह से हम लोग उनके किए गए एहसानात के हवाले ठीक से है, बात ज़रिए आपकी तरह आप गुफ्तगू तो करें, लेकिन हम चूँकि हम बात कर रहे हैं मुत्तहदा अरब अमीरात से मुताल्लिक, दोस्ती से मुताल्लिक, ताल्लुक़ से मुताल्लिक और एक शख्सियत के बिछड़ जाने से मुताल्लिक भी, और इसमें इस वक्त जो एक तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, जिस पर डिस्कशंस हो रही हैं, एक पैगाम दिया जा रहा है, वो उनके इंतकाल के बाद जो तदफीन हुई उसके बाद जो कब्र है उसकी है कि एक ऐसी शख्सियत, क्या नहीं उसके पास, क्या नहीं कमाया उसने, कितना मकाम, कितना नाम, कितनी इज़्ज़त, लेकिन जब एक सफ़र आखिरत इख्तियार किया तो फिर ये एक मैसेज भी है कि जो दुनिया में कमाना है या दुनिया में कमाया है वो यहीं रह जाना है। जो आखिरत की तैयारी है वो सबसे ज़्यादा अहम है। और जब बात हम आखिरत की तैयारी की करते हैं तो बात हम क्यों ना करें इस साल होने वाले हज की, हज 2022। और इसकी बात हम इसलिए करें चूँकि कल का दिन बड़ा अहम था। हज 2022 जो सरकारी स्कीम के तहत, यानी पाकिस्तान से वो तमाम आज़मीन हज जो सरकारी स्कीम के तहत हज बैतुल्लाह कर पाएंगे, उन खुश नसीबों का ऐलान कल कर दिया गया है। कुरानंदाजी हुई और उनका ऐलान किया गया है। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं शेख को मुबारकबाद दूंगी। मेरे से तो अल्फाज भी जो है, नाम भी ठीक तरीके से लिया जा रहा। शुएब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह मेरे को होस्ट, सुबह पाकिस्तान की टीम के होस्ट, आपके प्यारे दोस्त मोहम्मद शुएब इस साल जो है वो हज की अदायगी का फरीज़ा मुकम्मल करेंगे, यकीनी बनाएंगे। और अल्लाह ताला इन समेत वो तमाम लोग जो कि हज की सादत जिन्हें नसीब हो रही है, उन तमाम की इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। और सरकारी कोटे के तहत कि जिन लोगों के नाम, जिन्होंने दरख्वास्तें डाली थी लेकिन खुदा के घर से बुलावा नहीं आ सका, तो दिल में मायूसी मत रखिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है, गुनाह है। इसमें एक बात ज़रूर कि ये तमाम जो मामला है ना बुलावे का है। आपको याद है पिछले 2 साल तो ज़रा हज नहीं हुआ ड्यू टू कोविड, यानी पाकिस्तान से कोई जा नहीं सका। यानी एक ऐसी सरकारी स्कीम जिसमें उस वक्त खुशनसीबों का ऐलान तो हुआ, यानी कैसा बुलावा था कि वो आया, लेकिन कोविड की वजह से वो जा नहीं पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ये एक स्टेप है, ये जो है सरकारी स्कीम के तहत नाम का ना, ये एक स्टेप है। ये तमाम मामला बुलावे का, अगर मेरा बुलावा आया है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। खुदा ना खास्ता बुलावा नहीं आया तो कोई ना कोई ऐसा मामला हो जाता है कि आप नहीं जा पाते। इसलिए मेरी दुआ ये आप सबसे इल्तमास ये कि दुआ कीजिए कि हम सब जा पाएं। और अभी जिनका नाम नहीं आया वेटिंग लिस्ट में, अब जरा जो प्राइवेट स्कीम के तहत जा पाएंगे, चूंकि 40% कोटा सरकारी स्कीम का है और 60% कोटा प्राइवेट का है, तो ये तमाम मामला बुलावे का है। जब बुलावा आ जाए सबब बन जाते हैं और फिर इंसान वहां पर पहुंच जाता है। तो अल्लाह करे क्योंकि ख्वाहिश सबकी है तो बुलावा सबका है। चूंकि इस साल हम देख रहे हैं, और अभी मेरे गालिबन फर्स्ट फेज में मेरे ख्याल से नाम आए, अभी दूसरी लिस्ट आएगी और इसमें 31,253 लोग हैं कि जिनके नाम कुरानंदाजी के जरिए मंजर आम पर आए हैं। तो बाकी जो मानदा अफराद हैं 30,000 के लगभग, वो अभी इंतजार करें और दुआएं जो है वो मजीद बढ़ा दीजिए, तेज कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी कभी भी की हुई दुआ को कबूल मंजूर फरमा सकता है। तो जरा आप तैयारी जो है वो बांध लीजिए। बस इसमें एक अपडेट है हमारे पास, एक अच्छी खबर है हमारे पास, वो शेयर कर लेते हैं। वो है हमारे हज रिलीजियस मिनिस्टर की तरफ से, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की तरफ से, जिन्होंने ये ट्वीट की है और कहा है कि हज के हवाले से 2-3 दिनों के अंदर कौम को एक बड़ी खुशखबरी दी जाएगी। पहले दिन से कोशिश यही थी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नाअहली की वजह से जो महंगा हज है इसको कम से कम करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। अरब दुनिया का ये ताज़ा तरीन दौरा इंतहाई कामयाब रहा है। चंद दिन में कौम को खुशखबरी देंगे और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हज पैकेज में चंद लाख रुपए कमी करने में कामयाबी हासिल हो गई है। तो ये बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए, चूंकि 7 से 10 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया था, लेकिन अब जब हमारे मिनिस्टर साहब वहाँ पर मौजूद थे, जो उनकी मीटिंग्स रही, तो कहा चंद लाख रुपए इसमें कमी आ गई है। लेकिन जो इसका ऐलान है वो वफाकी काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। चलिए, तो ये अच्छी खबर है। अब हम कोई आगे बढ़ते हैं और अगली अच्छा चलें जी, महक खुश रहिए जहाँ रहिए। महक को होस्ट रह चुकी है, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त उनसे बात से हो रही है इसलिए। अच्छा तो खैर अल्लाह ताला आपको मजीद बहारें दिखाए महक। एनीवेज सबसे पहले पाकिस्तान की भी बात करेंगे और किस अंदाज से बात करेंगे कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन के साथ इकट्ठे रहने का दिन मनाया जा रहा है। और जब हम अमन के साथ रहने की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मुल्क में पीस जो है उसको कायम करना है। उस पीस को कायम करने के नतीजे में आपने बहुत सारे पहलू जो ऐसे हैं उनको मुस्बत तरीके से मंजर-ए-आम पर लाना होता है। मतलब कि फाइनेंशियल पहलू जो हैं उनको आपने मलहूज़े खातिर रखना होता है। इसके अलावा जो दीगर मामलात होते हैं, रहने सहने का तरीका, आपके रस्म व रवाज, वो चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो जहाँ पर हम लोग इस किस्म के मामलात का जिक्र करते हैं ना कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, जहाँ पर इलाकाई अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेबहा काम किया जाता है, जहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि अंदरूनी मुल्क रहने वाले जो अफराद हैं उन्हें हमने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, बल्कि जो खित्ते के ममालिक के लोग हैं उनके साथ भी भाईचारे का जो पैगाम है वो आम करना है। ऐसा मुल्क है पाकिस्तान। बेशक ऐसे ये जो हम बात अमन के सफ़र की कर रहे हैं, इसमें हमारे पास एक तरक्की के सफ़र से मुताल्लिक भी है। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू जहां हुआ था, ख़त्म या जहां रुका था। मैं बात पाकिस्तान के उस शहर की कर रहा हूं जो पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहां पर अब मेट्रो बस सर्विस आपको एयरपोर्ट तक लेकर जाती है। कल मैं और ज़रियाब गए और हमने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। गर्मी, चिलचिलाती धूप, आंखें दिखाता सूरज और गर्म लू। इस वक्त यकीन जानिए कि बहुत बहुत बुरा हाल है। मैं इस वक्त फैज़ाबाद इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और इस जगह का इंतखाब इसलिए किया गया, जैसे कि कल भी हमारे सोशल मीडिया पर आपने अक्सर देखा होगा, कुछ स्टोरीज़ के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक स्पेशल सेगमेंट रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब ये रिपोर्ट इस हवाले से तो है ही कि मौसम तो गर्म है ही, जिसका हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि मौसम इंतहाई गर्म है। अब ऐसे में होता ये है कि आप अपने किसी प्यारे को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। कोई उम्रे की सादत नसीब करता है, कोई हज की सादत नसीब करता है। कभी ऐसा होता है कि आपने इमिग्रेशन अप्लाई की होती है, आपका वर्किंग वीज़ा है या आपका स्टूडेंट वीज़ा है और आपका वीज़ा लग जाता है और आपको एक लंबा सफ़र इख्तियार करने के लिए एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है। अच्छा, होता ये कि जब घर का कोई प्यारा आपसे जुदा हो रहा हो एक ख़ास लम्हे के लिए, ख़ास अरसे के लिए, तो घर के छोटे बड़ों की सबकी ये कोशिश होती है कि ऐसा करते हैं सब मिलकर इन्हें सी ऑफ करने के लिए जाएंगे। लेकिन अब वहाँ पर भी एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो परेशानी इस तरह से सामने आती है कि जब आप सफ़र इख्तियार करने के लिए किसी प्राइवेट कैब को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं या फिर बाज़ औक़ात आप ये देखते हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई टैक्सी ले ली जाए, तो उसके किराए बहुत ज़्यादा होते हैं। यकीन जानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, आगे चलकर आपको बताएंगे भी ज़रूर कि उनके घर से लेकर एयरपोर्ट तक जाने के सफ़र के लिए लोगों को 1000 से 3000 रुपये तक जो है वो देना पड़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम। पानी पी लिया आपने? पानी पी लिया, सनब्लॉक लगा लिया, गर्मी बहुत ज्यादा है। और थोड़ी सी बात ज़रियाब जो आप कर रही थी ना कि किराए बहुत ज्यादा, एक दोस्त था उसने मुझे कहा कि मुझे जाना है एयरपोर्ट, तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक करा देता हूँ। वो बुक करा रहा था, अभी तो खैर बुक नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो यहीं से टैक्सी का पता कर लेता हूँ। टैक्सी किराया बिल्कुल सही कहा आपने, टैक्सी किराया बहुत ज़्यादा है। तो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं और यहाँ पे खड़े होकर इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इन एक्चुअल हकीकत बता सकें कि जंक्शन ऑफ इस्लामाबाद यानी फैज़ाबाद पे हम खड़े हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से किसी ने भी अगर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना होगा तो किराया कितना होगा, जेब पर कितना भारी होगा, तबीयत पर कितना भारी होगा। चिलचिलाती गर्मी है, विदाउट एसी टैक्सी है, अगर आप ऑनलाइन टैक्सी पे जाएंगे तो कीमत बढ़ जाएगी, नहीं उसका किराया बढ़ जाएगा। और ये तो बात हम फैज़ाबाद से जाने की कर रहे हैं,
लेकिन अब से कुछ वक्त बाद चूंकि नए रूट्स का ऐलान किया गया है, रवात भी कनेक्ट हो जाएगा, बाराकहू भी कनेक्ट हो जाएगा, वो तमाम आसपास के इलाके जो मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे थे कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बात यह है, ये इतनी बड़ी सहूलत चर्चा क्यों नहीं? यानी बात जब हम करते हैं ज़रिया मुख्तलिफ ममालिक के, हम दुबई गए, जिस तरह एयरपोर्ट से निकले दुबई में और मेट्रो बैठ के पहुँच गए जहाँ पहुँचना था। अब ये पाकिस्तान का वाहिद शहर है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहाँ पर मेट्रो बस सर्विस एयरपोर्ट तक आपको लेकर जाती है। तो क्या प्लान है हमारा नेक्स्ट ज़रिया? हम अब ये प्लान करते हैं कि जरा खुद भी मेट्रो का सफर इख्तियार करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये सफर किस हद तक आरामदेह है। कुछ मुसाफिर चूंकि उस बस में मौजूद होंगे, जरा उनके तासुरात जो हैं वो भी कैमरे की आंख में अक्सपन करवाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रिया ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो इस वक्त यहाँ पर टैक्सी सर्विस मौजूद है उससे सवाल करना बड़ा अहम है, पैसे कितने लगते हैं? गर्मी की बात की है, विदाउट एसी गाड़ी है, आइए हमारे साथ और दिखाते हैं इनको। तो फिर लेके चलते हैं आप सबको। फैजाबाद यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद का जंक्शन, यहाँ से टैक्सी पर एयरपोर्ट जाने का वक्त और उसका किराया कितना है? मैं बात काली और पीली टैक्सी की कर रहा हूँ, फिर ऑनलाइन टैक्सी पर कितना पैसा, इसकी कहानी थोड़ी देर बाद। साहब मौजूद हैं ड्राइवर एक टैक्सी, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहाँ से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना किराया? 1500। 1500 ही होता है? जी जी। ठीक है, अब ये बताएं कि वक्त कितना लगता है? 45 मिनट तो तकलीफ लगते हैं, 40-45 मिनट। 40 से 45 मिनट टैक्सी पे लग रहे हैं और 1500 किराया। वापसी में सवारी मिल जाती है? कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। अगर मिल जाए तो भी जाहिर है अगर जहां जाएंगे उसके हिसाब से किराया हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, मेट्रो के बाद आपकी सवारी कम हुई एयरपोर्ट की? जी जी थोड़ी। ठीक है, एक टैक्सी ड्राइवर, हमने उनसे बात की, 1500 किराया, 45 से 50 मिनट का ये सफर, यानी टैक्सी पर सफर कितना? इसके बाद हम ऑनलाइन टैक्सी की बात करेंगे और फिर जिक्र मेट्रो बस सर्विस का। एक और टैक्सी ड्राइवर, जरा उनसे पूछते हैं कहीं ये तो नहीं कि 1500 से मामला ऊपर चला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एयरपोर्ट जाना हो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कितना किराया बनता है? 1500 ही बनता है। 1500 बनता है? जी जी। अच्छा ये बताएं कि टाइम कितना लगता है फैजाबाद से लेके एयरपोर्ट तक का टैक्सी पे? तकरीबन 35-40 मिनट लगता है। ठीक है, तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं। मेट्रो सर्विस अब जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जा रही है उसकी वजह से आपका रोजगार मुतासर हुआ, यानी सवारी कम मिल रही है? जी जी कम है। यानी एयरपोर्ट की सवारी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। ठीक है, एयरपोर्ट की सवारी नहीं मिल रही, लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल भी तो है, छोटी गाड़ी, 2-3 बंदे हो, बड़े बड़े 2 बैग हो, इस गाड़ी में आप जा नहीं सकते, तो इसके लिए बड़ी गाड़ी यानी हम बात करेंगे ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की। जब वो बुक कराएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, एप्लीकेशन से, कितने पैसे वो चार्ज करेगी ये भी आपके सामने मामला रखते हैं। और कुछ लोग जो प्राइवेट अपनी गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सवारी की तलाश में हैं, फैज़ाबाद पे खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि पेट्रोल भी महंगा हो गया, ऐसे में यहाँ से फैज़ाबाद से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सवारी अगर मिले तो कितने पैसे बनते हैं? देखें जी, कम से कम 1800 होना चाहिए, क्योंकि 900-1000 कम से कम 1000 रुपये का पेट्रोल गाड़ी खा जाती है। ठीक है, यानी 1800 लगने 2-2.5 घंटे लगते हैं आने जाने के। ठीक है, यानी घंटा जाने के घंटा आने के। जी जी कम से कम। वापसी पे सवारी भी नहीं मिलती? जी जी नहीं मिलती। और 100 रुपये वहाँ पे पार्किंग है। अच्छा। 1100 रुपये तो ये हो गया, 100 रुपये वहाँ पे लेते हैं गाड़ी के अंदर इंटरेस्ट का। ठीक है। तो बाकी ये है कि आजकल महंगाई इतनी हो गई है, कारोबार है ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। सवारी के पास पैसा होगा तो वो हमें देगी। अब हम लोग पूरे दिन में 400-500 रुपया नहीं बनाते। पहले वही आज से 2 साल पहले यकीन करें कि सुबह 7 बजे निकलते थे, शाम के 4-5 बजे तक 2000-2500 रुपये बना के घर चले जाते थे। अब तो सुबह 7 से रात के 12 बजे तक 1000 रुपया नहीं बनता। सर मुझे ये बताएं कि 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, सवारी इसमें बैठे, धूप में बैठे, घंटा सफ़र है, कहती नहीं सवारी एसी नहीं है? नहीं जी, एसी तो अब एसी वाली गाड़ियों का किराया ज़्यादा है। अब सवारी जो हमारे साथ बैठती है वो सफ़ेदपोश लोग होते हैं। जो एसी वाली गाड़ी है वो तो घर में बैठे बैठे वो गाड़ी मंगवा लेती है, उसको तो इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है अड्डे पे। ठीक है, चलें। ये बात मैंने इसलिए भी की चूँकि ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है, सख्त मौसम, ऐसे में इस गाड़ी में जाना एयरपोर्ट खासा मुश्किल। ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ चूँकि 1500-1800 एक तो पैसे, फिर गर्मी का मौसम, एसी नहीं है, और फिर पहुँचने आपने एयरपोर्ट और वहाँ से जहाँ भी आपकी फिर अगली मंजिल है। अब जो मुतबादिल है बात हम उसकी करेंगे, आइए मेरे साथ। ज़रा अब ये तो आपने बताया कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ज़रिए कितने पैसे लगते हैं। अगर इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से आपने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना, एग्जैक्टली अच्छे खासे लगते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं NHA स्टेशन पर। अब हम बात करेंगे मेट्रो बस सर्विस की, उस सहूलत की
जो वाकई ज़िंदगी में आसानी लेकर आई है, एक ऐसी सहूलत जो जेब पर भारी नहीं है, एक ऐसी सहूलत है जो इत्मीनान का सांस दे रही है। तो हम NH स्टेशन से आज एयरपोर्ट तक का सफ़र भी करेंगे और इस सहूलत की बात करेंगे जिससे अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वो वाहिद शहर जहाँ के अब शहरी एयरपोर्ट तक पहुँच पाते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है ज़रियाब। बिल्कुल, इस कहानी में आगे कौन कौन से मोड़ आएंगे इसके बारे में एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी। जरा उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे और पूछेंगे कि वो किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं। जी, तो आपके चंद सवालों का जवाब लेने के लिए इस वक्त डायरेक्टर मेट्रो बस स्टेशन CDA जनाब नुमान शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि आवाम को इस सहूलत से मज़ीद आरास्ता करने के लिए मेट्रो बस स्टेशन सर्विस जो है, इसकी इंतज़ामिया जो है वो किस तरह से काम कर रही है, जो टिकट्स हैं वो किस तरह से आवाम को प्रोवाइड किए जाते हैं, इस वक्त उनके हवाले से अगर मालूम कर सके तो किराया क्या बनता है। अगर ओवरऑल हम लोग जिस तरह से टैक्सी के किराए की बात की, प्राइवेट किस तरह से सहूलियात जो है वो मैसर की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नुमान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला, छुट्टी के रोज़ भी अपना हमें आपने वक्त दिया। लेकिन आप चूंकि यहाँ पर मौजूद हैं इसीलिए ताकि लोगों को मजीद फैसिलिटेट किया जा सके। हम आज इस वक्त NHA पर तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मेट्रो बस सर्विस काम कर रही है, एक किराए की कॉस्ट क्या आती है? क्योंकि अभी जब हमने देखा तो बहुत हज़ारों में जा रहा है। अगर आप यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रख्त सफ़र इख्तियार करते हैं तो फैसिलिटेशन एरिया जो है, ये जो सिस्टम है, उसको किस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक माशाल्लाह गवर्नमेंट के तवज्जुह से बहुत अच्छी सर्विस हमने स्टार्ट की है और इस गवर्नमेंट ने आते ही हमें 14th को ये टास्क दिया था कि आप विदिन 4 to 5 डेज़ इसको फंक्शनल करें। तो दिन रात CDA के लोगों की मेहनत से और चेयरमैन CDA की इंस्ट्रक्शन से, वो खुद भी सारा वक्त फील्ड में रहे, हमने इसको विदिन 5 डेज़ जो है ऑपरेशनल किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी सर्विस थी ये 18th को जो है हमारी ऑपरेशनल हो गई थी। अभी जैसे कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी, हम इसको फ्री सर्विस के तौर पे चला रहे हैं और इस वक्त तकरीबन हमारा जो राइडरशिप काउंट है 12,000 के करीब पहुंच चुका है। ये पर डे 12,000 लोग मुस्तफीद हो रहे हैं? जी ये बिल्कुल 12,000 पर डे हैं जो कि लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इसके अंदर। और इस सर्विस में एक हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ये की कि चेयरमैन CDA की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमने इसको रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के साथ विदिन आफ्टर दी सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑन 18th अप्रैल हमने इसको इंटीग्रेट किया फैज़ अहमद फैज़ को जंक्शन बनाकर। तो अब इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस वाले हमारी ऑरेंज लाइन के साथ भी कनेक्टेड हैं थ्रू फैज़ अहमद फैज़ जंक्शन, और हमारी सर्विस जो है ऑरेंज लाइन ये इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस के साथ भी फैज़ अहमद फैज़ जंक्शन के थ्रू। मतलब यानी कि एक कनेक्टिविटी पॉइंट आप लोगों ने रखा है फैज़ अहमद फैज़ मेट्रो बस स्टेशन का, कि जहां से लोग एयरपोर्ट जाने के लिए ऑरेंज मेट्रो बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली, ये इंटीग्रेशन पॉइंट है बेसिकली दोनों लाइंस का। और उसके अंदर ये है कि जो राइडर वहाँ से सदर की तरफ से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है वो एयरपोर्ट जा सकता है, जो सेक्रेटेरिएट की तरफ से ट्रैवल करता आ रहा है वो भी फैज़ अहमद फैज़ के थ्रू सदर जा सकता है। इसी तरीके से हमारे जो कम्यूटर्स हैं, राइडर्स हैं जो कि एयरपोर्ट से बेसिकली ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो इधर से फैज़ अहमद फैज़ के थ्रू सदर और सेक्रेटेरिएट किसी भी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। ये भी सवाल लेना चाह रहे हैं? मैं इससे भी पूछना चाह रहा हूँ सर कि फैज़ अहमद फैज़ इंटरचेंज की तो बात अपने की ज़रा कनेक्ट हो गया, लेकिन ये तो एक ऑरेंज लाइन है जिस पर आप लोगों ने माशाल्लाह काम किया, और भी कुछ खुशखबरियाँ हैं, कुछ और रंग भी हैं जो कि हमें बहुत सहूलत प्रोवाइड करने वाले हैं। कौन कौन से इलाके हैं जो कनेक्ट होने वाले हैं? जी माशाल्लाह इंशाल्लाह इस्लामाबाद में आपको भी बहुत से रंग नज़र आएंगे और उसके लिए हम जो फर्स्ट है वो 2 सर्विसेज मज़ीद शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर एक ब्लू लाइन है जो कि हम बेसिकली कोरंग इंटरचेंज से पिम्स तक उसको जो है लेकर जा रहे हैं, और दूसरी जो है ग्रीन लाइन सर्विस है जो कि हम 12 कऊस से लेकर तो उसको पिम्स तक लेके आ रहे हैं, और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कम्यूटर्स को और आबादी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रवात से जो कनेक्टिविटी वो कुरंग वाली बात आपने की? इस वक्त हम कुरंग इंटरचेंज से इसलिए कर रहे हैं उसको फॉर दी आप एक कह सकते हैं इंटरनल अरेंजमेंट के तौर पे, क्योंकि आगे हमारी इस वक्त एक्सपेंशन चल रही है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोकेज है। तो नो डाउट इस सर्विस ने, ब्लू लाइन ने इवेंचुअली जो है रवात से ही पिम्स तक आना है, लेकिन इस वक्त हम उसको कुरंग इंटरचेंज से लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो कि नियर कोराल है। इंटरम सेटअप की आप बात करें, ये इसके लिए आप लोगों को डेडलाइन सेट की है? अच्छा, इतने दिन में, चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो 4-5 दिन दिए थे, ऑपरेशनल करनी पड़ी थी। असल में एक सर्विस हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वो हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट के साथ बेसिकली लिंक्ड हैं, और वो ऑलरेडी हमने तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स जो है बेसिकली तकरीबन हमने उसको अवॉर्ड कर दिया है, वो अपने एग्जीक्यूशन फेज़ के अंदर जा चुके हैं। तो वो जैसे ही उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती रहेगी, जैसे जैसे पार्ट में भी कंप्लीट होती रहेगी, तो इसकी सर्विस को हम एक्सटेंड करते रहेंगे आगे।
ले लीजिए शुएब। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सर ये बताएगा अभी इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी क्योंकि जुड़वा शहर है, कितनी मेट्रो बसेस जो हैं वो ऑन रूट हैं, कितनी की रिक्विजिशन जा चुकी है, और सुनने में ये भी है कि कुछ लगेज बसेस जो हैं उनका भी इंतजाम किया जा रहा है सार्फिन के लिए। जी, इस वक्त जो है हम बेसिकली स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमें फ़ौरन इसको ऑपरेशनल करना था, तो इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस जो है, तो हम पाकिस्तान पंजाब मेट्रो बस अथॉरिटी से 15 बसेस का फ्लीट लेके तो जो है ना इस सिस्टम को चला रहे हैं। लेकिन हमारी अपनी जो 30 बसेस हैं वो 22 को कराची पोर्ट के ऊपर आ रही हैं और वहाँ से तकरीबन विद इन 6 to 7 डेज़ वो इस्लामाबाद पहुँच जाएंगी। वो 30 बसेस का हमारा फ्लीट है और उसके अंदर 6 बसेस डेडिकेटेड हैं जो कि लगेज के लिए हैं और जो कि एयरपोर्ट के कम्यूटर्स को मद्देनज़र रखते हुए इसमें शामिल की गई हैं। ज़बरदस्त, मतलब ये कि जो लगेज आपका बहुत ज़्यादा होता है, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों के इब्तिदा में ही कि अगर आप हज कर आ रहे हैं तो पानी, आप जमजम, खजूरें, इनका बहुत ज़्यादा आप लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाई जा सके। आप जब फैमिली के साथ आप आ रहे हो, मैं यही कहने लगी थी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है ये तुमने गुफ्तगू यहाँ पे की है, लेकिन अब हमने जाना भी है, सफ़र भी करना है एयरपोर्ट तक का। और टिकट की जो बात ज़रिया आपने की थी, टिकट अभी चार्ज तो नहीं किया जा रहा, लेकिन टिकट दिया ज़रूर जा रहा है फॉर द रिकॉर्ड पर्पस। तो लेते हैं टिकट और सफ़र करते हैं, बाकी गुफ्तगू सर से ड्यूरिंग द जर्नी करते हैं। बिल्कुल। चलो, अस्सलाम वालेकुम सर, पीटीवी की टीम के लिए टिकट्स चाहिए। ठीक है जी, तो ये QR कोड जनरेट हो रहा है फॉर द रिकॉर्ड पर्पस। ठीक हो गया, ये जनाब, ये रहा हमारा मेट्रो बस का टिकट। चले फिर अब करते हैं सफ़र शुरू। आ चुकी है बस और ये है भरी हुई बस, जिसमें ज़ाहिर है पहले मार्जिन दिया जाए उन लोगों को जो कि इस स्टॉप पे उतरना चाहते हैं। और अब हम जाएंगे टुवर्ड्स एयरपोर्ट। भरी हुई बस है, बिल्कुल कोई सीट खाली नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग इस सर्विस से फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस तरह हमने ज़रा फिगर शेयर की, 12,000 लोग जा रहे हैं, तो ये तो रोज़ाना की बुनियाद जा पर रहे हैं। बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद पे, चूंकि 12,000 लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उनमें से उन पैसेंजर्स के साथ हम भी इस सफ़र का देखना चाहिए रास्ता इख्तियार करने लगे। वैसे वाकई ये पकड़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि आप गिर जाएं। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग सफ़र करते हैं उन्हें जो सफ़र की एहतियाती तदबीर है वो इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। और बिहाइंड द कैमरा मैं अभी फिर रिपोर्टिंग मज़ीद अपनी कंटिन्यू रखूँगी। हमारे कैमरामैन जो कि यूँ कह लीजिए कि अपनी जान ख़तरे में डाल के हथेली पर रख कर इस वक्त शूट कर रहे हैं। तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड में भी विदाउट कैप हमने चलो सनब्लॉक भी लगा लिया और उन्होंने हमारा साथ दिया। अभी भी वो जिस तरह से डोलती बस में हमारा साथ दे रहे, सल्यूट है हमारी कैमरा टीम को भी। चलते आगे, सफ़र इख्तियार किया हुआ, लोगों से ज़रा गपशप भी लगाते हैं। जिनको मिली कुर्सी, बात करते हैं उन्हीं से। लकी है वो कि कुर्सी मिल गई है, जो कि रश बात है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कुर्सी का मजा ही कुछ और है। कुर्सी की बात ही कुछ और है। क्या बात है, ये बताएं सर, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। अच्छा सर, ये पहले भी गए एयरपोर्ट या कि पहली बार इस सर्विस का इस्तेमाल? ऐसे तो अपनी गाड़ी में गए हम लोग। ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे कराची, हम लोग बेसिकली कराची से हैं, तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स से हैं। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट का वालिद हूँ, तो हम लोग जाते हैं तो कराची तो बाहर जाते हैं, तो वैसे अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ये बेटा मेरे साथ है, तो ये कराची साथ हमने कहा चलो मेट्रो दिखाते हैं कैसी चलती है यहाँ की मेट्रो, तो हम ये मेट्रो दिखाने आए इन्हें। मुझे ये बताएं कि पहले जब अपनी गाड़ी पे जाते थे कितना को पेट्रोल लग जाता था? पेट्रोल तो जाहिर है तो ठीक ठाक ही लग जाता है उसमें, मतलब 1,000 रुपये का नोट तो आपका कहीं नहीं गया। 1,000 रुपये इनके तो बचे सर, आप 1,000 रुपये इनके तो बच गए। अच्छा, ये तो मुझे सुनकर अच्छा लगा कि कराची से एक मेहमान आए हैं और उनको सैर कराने के लिए मेट्रो बस का इंतखाब किया गया है। चूंकि एयरपोर्ट एक किसी से रिसीव करने उन्हें मिलने तो नहीं जा रहे, लेकिन ये सफ़र उनका कैसा है ये ज़रा इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी ये बताइएगा, ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ठंडी बस है, बाहर गर्मी बहुत है, टेम्परेचर भी जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी जी, नहीं बेहतरीन है, समझे मौसम का कोई एहसास नहीं हो रहा है। कूल एंड अच्छा मौसम है, अच्छा माहौल है, बड़ी अच्छी सर्विस है। और अच्छा ये बताइएगा, कराची में भी अब जाकर जो है वो सर्विसेज का आगाज़ हुआ है बस सर्विस का, लेकिन इससे पहले ये सर्विस वहाँ पर लोगों के पास मौजूद नहीं थी। गवर्नमेंट के इस इक़दाम को आप कितना पॉजिटिव देखते हैं? ये बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट, जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है, समझे। अभी तो फ़िलहाल कराची में एक ही सेक्टर में शुरू हुआ है, बाकियों में नहीं हुआ है। और अभी मेरा उसमें इत्तेफाक नहीं हुआ सफ़र करने का, क्योंकि वो मेरे इलाके से काफ़ी दूर है, समझे। ये फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो यूज़ कर रहा हूँ रावलपिंडी से इस्लामाबाद।
चलिए, फर्स्ट टाइम अंकल जो हैं वो इस मेट्रो बस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं पीछे इसलिए हुई हूँ क्योंकि अब हम एक और मेट्रो बस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये पेशावर मोड़ का मेट्रो बस, अच्छा जी, ये G10 का है, G10 का है। आई गेस 9 स्टेशन हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब 9 स्टेशन हैं और उसके बाद फिर हम पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। हर स्टेशन से लोग जो हैं वो ऐड होते चले जा रहे हैं, कुछ लोग ड्रॉप होते हैं। ज़्यादातर की मंजिल एयरपोर्ट ही होती है, चूँकि ज़्यादा डेडिकेटेड सर्विस है जो कि ऐसे मुसाफिरों के लिए है जो कि एयरपोर्ट तक पहुँचेंगे। और एक बड़ी अच्छी बात ज़रियात जो ऐसी मेट्रो बस सर्विस की वजह से होती है किसी भी शहर में जहाँ पर बढ़ती आबादी एक बड़ा मसला होता है, जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर अपनी अपनी गाड़ी आपने पार्क कर दी, जिस तरह हमने पार्क की NH स्टेशन पर, अपनी गाड़ी आप वहाँ पार्क करेंगे, मेट्रो बस सर्विस के जरिए आप पहुँचेंगे एयरपोर्ट, तो ट्रैफिक का दबाव भी कम होता चला जाएगा। और ये ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है शुएब के, जब आप ये देखते हैं, हम इस्लामाबाद की स्पेशली बात करें, लाहौर की, कराची की, इन बड़े शहरों की जहाँ पर लोग अपनी नौकरियों के लिए इन शहरों का रुख करते हैं। और ऐसे तबके के लिए कम किराए में बेहतरीन सफ़र का इंतखाब, मैं कहती हूँ, एक किसी नेमत से कम नहीं होता। स्पेशली तब जब हम अपनी गाड़ी से उतरे हैं, क्योंकि ठंडी गाड़ियाँ थीं, लेकिन जब बाहर निकले हैं तो गर्मी ने झुलसा कर रख दिया। लेकिन यूँ कह लीजिए कि सल्यूट है ऐसे लोगों को जो कि इतनी गर्मी में भी अपने कामों को सर अंजाम देने के लिए रोज़ाना की बुनियादों पर अपने घरों से बाहर निकलते। और ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जनाब शहबाज शरीफ साहब की जो ये सर्विस है, इसका शुक्रिया अदा करना मैं कहती हूँ न सिर्फ हम करते हैं बल्कि वो तमाम पैसेंजर्स जो कि हमारे साथ रखते सफ़र हैं वो भी डेफिनेटली उसे खासे सराहेंगे। तो अभी एक और जो मेट्रो बस स्टेशन है वहाँ पर हम पहुँचेंगे और देखते हैं वहाँ पर कितने पैसेंजर्स जो है वो हमें ज्वाइन करते हैं। पाकिस्तान में लोगों को सस्ते में तफरीक फ्राहम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है ये जानकर कि कुछ लोग अपनी ज़रूरत के तहत तो सफ़र इख्तियार कर ही रहे हैं मेट्रो बस का, लेकिन कुछ लोग इस बस सर्विस को इतना सराह रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं कि चित्राल से आने वाले लोग जो हैं वो भी अपने फैमिली के साथ इस बस सर्विस को एंजॉय करना चाहते हैं, ज़रा देखना चाहते हैं कि बस सर्विस कितनी आरामदेह। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। चित्राल में बिल्कुल ठीक ठाक। चित्राल से आप आए हैं और अभी आपने मेट्रो बस सर्विस जो है उसका सफ़र इख्तियार करना है, इससे पहले कभी किया? इससे पहले 2-3 दफ़ा किया, ज़्यादा नहीं है। और ये कि ये जो सर्विस है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और इंशाल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवेल करेंगे जब भी इस्लामाबाद आएंगे, और इसमें कोशिश करेंगे सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, लोगों का आराम का ख्याल रखेंगे। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको पहले अकोमोडेट करेंगे, उसके बाद खुद अगर हमें स्टैंडिंग पोजीशन में सफ़र करना पड़ा हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये अच्छा, एक खातून भी हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे भी जानते हैं कि जो विमेन सेक्शन है वहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने भी सफ़र किया है कि उन्हें किसी परेशानी का सामना रहा, अगर नहीं रहा तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा, बस वुमेंस के लिए जगह कम है बहुत ज़्यादा बैठने के लिए, मेंस के लिए ज़्यादा है, वुमेंस के लिए कम है। तो बाकी तो बहुत अच्छा है। अगर हम वैसे जाएं मेट्रो के अलावा तो रश भी बहुत ज़्यादा होता है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, मुनासिब है। तो ठीक है, तो मतलब कर सकते हैं। ठीक, तो मतलब ये कि मुनासिब पैसों में एक अच्छा सफ़र कर सकते हैं। छोटी सी एक शिकायत है प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे, वो ये कि जो ख़वातीन का खाना है वो सेक्शन जो है वो ज़रा मज़ीद बढ़ा दिया जाए ताकि जो वर्किंग वेमेन है वो भी बड़े प्यारे तरीके से, बड़े आरामदेह तरीके से सफ़र इख्तियार कर सके। जी, तो एयरपोर्ट से वापसी का सफ़र अब हमारा शुरू हुआ जाता है और अब तक जितना भी हमने सफ़र इख्तियार किया वो बड़ा ही आरामदेह था, बड़ा ही मौसर था। और अभी भी बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वो कि शाम का मौसम, शाम का वक्त हो चुका है, मौसम नहीं, लेकिन अंदर आने के बाद गर्मी की शिद्दत और उसकी हिद्दत में ख़ासी कमी वाक़ई हुई है। और AC बसेस जो हैं, मैं ये कहूँगी कि गर्मी के मौसम में आपके लिए इंतहाई पुरसुकून एक ऐसा सफ़र है कि जो कि हर एक शहरी चाहता है कि उसे अपने शहर में मैसर हो। क्यों शुएब? बिल्कुल ऐसे ज़राब, लेकिन ये तो हम बात करें वापसी के सफ़र की, तो एक साहब है ज़राब, उनके पास भी चलते हैं और ज़रा, अच्छा वो फ़िलहाल तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है एयरपोर्ट से अपने घर तक का सफ़र, मेट्रो पर आरामदेह सफ़र, थोड़ी सी उसकी बात हमें करनी भी है, जो कि अपने बैग्स समेत जा रहे हैं, जितना हमने बात भी की थी कि लगेज के साथ जाना आसान होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एयरपोर्ट से वापस घर का सफ़र मेट्रो पे कैसा है? बहुत अच्छा सहूलत है भाई हमारे लिए, क्योंकि टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो गई है कि हम आराम से कौन से कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं वैसे? मैं दुबई शारजा से आ रहा हूँ। ठीक है, आप दुबई से आए, आपने पहले से सोच रखा था कि दुबई से जब पाकिस्तान पहुँचेंगे इस्लामाबाद तो मेट्रो पे घर जाएंगे? मुझे घर वालों ने कहा कि आप मेट्रो पे हैं, वो सहूलत आ गई है तो आप उसे यूज़ करें। मैंने कहा बहुत बेहतर। तो यानी दुबई में भी ज़ाहिर निज़ाम ऐसा है कि आप अपने घर से बस पे फिर मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट,
जहाज़ पे यहाँ और यहाँ से भी मेट्रो स्टेशन के जरिए घर। तो ये सहूलत है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, कुछ और जो मुसाफिर उनसे बात भी करते हैं। शारजा से आने वाले एक मुसाफिर से तो शेब ने बातचीत की, अब जरा उनसे भी बात करते हैं जो कि एयरपोर्ट के गिरदो नवाह में रहने वाले लोग होते हैं और काम की गर्ज से या अपने दीगर मामलात की गर्ज से वहाँ से निकलते हैं और ब्लू एरिया यूँ कह लीजिए कि शहर के अंदर तक का उन्हें सफ़र इख्तियार करना होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये बताइएगा, एयरपोर्ट से आपने सफ़र बांधा है, अब आप किस तरफ जा रहे हैं? मैं इस वक्त फैज़ाबाद की तरफ जा रहा हूँ और इस तौर पर हमें बहुत आसानी हुई है। पहले कम से कम 3 से 4 गाड़ियाँ तब्दील करनी पड़ती थी और अभी एक ही गाड़ी से हम वहाँ अपने मदरसे तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, 3 से 4 गाड़ी आपने खुद बताया कि तब्दील करना होती थी, तो कितना किराया लग जाता था ऐसे में? उसमें कम से कम भी 120 से 150 के दरमियान किराया लग जाता था और अभी तो हम 30 रुपए में हम बआसानी अपने मदरसे तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, 30 रुपए में आपको ठंडा आरामदेह सफ़र मिल रहा है, ऐसे में आप गवर्नमेंट से को कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? हाँ, गवर्नमेंट से हम यही मैसेज करना चाहेंगे कि अच्छा है, बेहतरीन सहूलत है। अब ये काम इससे पहले भी हो सकता था और कब से हम इसके इंतज़ार में थे। अच्छा हुआ बर वक्त ये शुरू हो गया और इससे आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत मुयसर हुई। अभी इस बार जिस तरह मौसम चल रहा है और हम बहुत अच्छा और आसानी से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, 30 रुपए में आरामदेह सफ़र। गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बर वक्त इस सफ़र को उनके लिए आरामदेह बनाया और ऐसे में उनसे भी मुलाकात करवा दी हमने आपकी कि जो कि एयरपोर्ट से यहाँ पर हमें नज़र आए लेकिन आ रहे हैं वो शारजा से, और उनसे भी आपकी हमने मुलाकात करवाई जो कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो मौजूद इलाके हैं वहाँ पर उनकी रिहाइश है, लेकिन अब वो जा रहे हैं फैज़ाबाद की तरफ क्योंकि कुछ उनके ज़रूरी मामलात हैं वो उन्होंने तय करने हैं। लेकिन अंदाज़ा लगा ले, कहाँ 120 रुपये 3-4 गाड़ियाँ तब्दील करके जाना पड़ती थी और अब सिर्फ 30 रुपये में आरामदेह सफ़र है। ये ख़वातीन के सेक्शन में मौजूद हूँ और ख़वातीन इस वक्त मास्क लगाए यहाँ पे बैठी हैं, बल्कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं है, तो आपने ज़रा एहतियात से सफ़र करना है। लेकिन ये सफ़र कितना आरामदेह, इन वर्किंग वुमेन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप बताइएगा, घर से किसी ज़रूरी काम के लिए निकली हैं या जॉब करती हैं कहीं? नहीं, हम लोग पेशावर मोड़ तक जा रहे हैं, हमारा काम था तो हम निकले हैं। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा हुआ, ये सिस्टम है निकला है कि कम से कम हमारा सफ़र जो घंटों में तय होता था वो अब मिनट्स में तय कर रहे हैं। बकाया हम लोग शुक्रगुजार हैं उनके, अच्छा रहा हमें। अच्छा ये बताइएगा, जब आप लोग वहाँ से पेशावर मोड़ से आगे के लिए जहाँ पर अभी आपने जाना है, आप पहले क्या आप किराया देती थी, किस तरह से सफ़र होता था, क्योंकि मेट्रो बस उस वक्त इस रूट पर चल नहीं रही थी? पहले हम टैक्सी में आते थे, टैक्सी का किराया 1000 भी पे करते रहे हैं, 1500 भी दे के आते रहे हैं। अब हमें अच्छा रहा ये सफ़र, हम लोग 30 रुपीज़, अब फ़िलहाल तो ये फ्री है, हम फ्री जा रहे हैं, उससे आगे हम अपने 30 रुपीज़ दे के अगले स्टॉप तक जाएंगे। अच्छा, 1000 और इस आपने कहा कि 1050 में भी आप लोगों को 1500 रुपये में भी किराया पड़ता था टैक्सी का। इस वक्त आपके घर से कितने लोग निकले हैं जहाँ पर आप लोगों ने जाना है? हम लोग 4 पर्सन हैं जो हम लोग जा रहे हैं और अच्छा है बस। चले जी, 4 लोग सफ़र कर रहे हैं, एक ही ख़ानदान की, और 30 रुपये किराया, लेकिन अभी ये किराया वसूल नहीं किया जा रहा मुसाफिर से, उन्हें ये सहूलत फ्री जो है वो फ्राहम की जा रही है। अब अंदाज़ा करें कि अगर एक शख्स ने भी पेशावर मोड़ से निकलना है फैज़ाबाद की तरफ या फिर इससे आगे जाना है आपने ब्लू एरिया की तरफ या रेड जोन की तरफ, तो आपको 1000-1500 रुपये किराया देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ एक शख्स 30 रुपये में ये फैसिलिटी जो है वो अवेल कर सकता है। अब आ चुके हैं फैज़ अहमद फैज़ इंटरचेंज पर। कनेक्टिंग पॉइंट है ये, कनेक्टिंग जंक्शन है ये, ऑरेंज से रेड या रेड से ऑरेंज, यानी आपने अगर एक सर्विस से दूसरी सर्विस में मुंतकिल होना है तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर आप आसानी से मुंतकिल हो सकते हैं। बाहर धूप में नहीं जाना पड़ेगा, स्टेशन के अंदर ही आप बस चेंज कर लेंगे। बिल्कुल, और यहीं पर ये वो कनेक्टिव पॉइंट है कि जहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ से आप जो है वो अपना सफ़र इख्तियार कर सकते हैं। अगर आपने एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो जो एयरपोर्ट जाने वाली बस है उसके लिए आपको जो मेट्रो की ऑरेंज बस है उसका इंतखाब करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, तो नुमान शेख साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ जो है आज पूरी टीम सुबह पाकिस्तान की सफ़र कर रही है। ज़रा पहले तो इनसे भी पूछ लूँ, इन्हें मज़ा आ रहा है? सर, आपने से पहले मेट्रो का सफ़र इख्तियार किया? जी बहुत दफ़ा, हम तो रूटीन में तकरीबन रोज़ ही करते हैं इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के कामों को देखने के लिए। अच्छा, चूंकि ये हम एक कॉमन पॉइंट से बैठे हैं जो फैज़ अहमद फैज़ का है और यहाँ से जो है वो पहली बस चलती है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें, अभी तो फ़िलहाल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है और जो किराया है वो नहीं रखा गया एयरपोर्ट तक जाने के लिए, लेकिन कुछ एक एस्टिमेट, रफली एस्टिमेट आप हमें बता सकते हैं कि किराया कितना मुख्तस किया जाएगा?
देखें, बेसिकली सब्सिडी जो है वो तो गवर्नमेंट की डोमेन है और डेफिनेटली मौजूदा जो सस्टेनेबिलिटी है प्रोजेक्ट की, इस वक्त की माशी हालात को देखते हुए उसमें लोगों के लिए बेहतरीन जो भी फेयर कम से कम रखा जा सकता है वो CDA प्रपोज कर रहा है गवर्नमेंट को। बाकी उनका डिसीजन है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह जो मैक्सिमम फ़ायदा है गवर्नमेंट और CDA चाहेगा कि लोगों को ट्रांसलेट हो। अच्छा, एक ये भी बताइएगा कि जब हम लोग अभी इस बस में बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शौक की खातिर इस बस का जो सफ़र है वो इख्तियार करना चाह रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, तो ये फेस्टिविटी आवाम के लिए आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये एक बेसिकली अच्छी सर्विस है और बहुत ज़्यादा लोग जो कि इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त अगर वो राइडरशिप से एंटरटेनमेंट ले रहे हैं तो हम तो उसको अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। और हमारी कोशिश है कि फ्यूचर में भी इसका फेयर ऐसा हो कि लोग यहाँ पे रहें, इसको इस सिस्टम को करें, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ हम ये कहते हैं कि वो लोग यहाँ के जो हैं उनको भी एक इंटरनेशनल सिस्टम्स के हिसाब से वो समझ भी आए, उसको यूज़ भी करें और कंप्यूटर को एक अच्छे वे में ट्रैवल करने का आइडिया भी हो। तो वो अच्छा है, ट्रैवल करें, सिस्टम को समझें और यूथ जो है डेफिनेटली उसको ये एजुकेशन भी है उसके लिए और इसमें उसके लिए सीखने का भी बहुत ज़्यादा अमल है। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया नुमान शेख साहब अपना वक्त देने के लिए। चाहे दयारे गैर में काम करने वाले हमारे भाई हों, बुज़ुर्ग हों, बेटियां हों, या फिर यूँ कह लीजिए कि दूसरे शहरों से आए ऐसे लोग जो कि जिनके शहरों में ये सर्विस जो है, ये सहूलत जो है वो मैसर नहीं है, वो भी इस मेट्रो बस सर्विस का इंतखाब करते हैं और इसका चुनाव करते हैं, चाहे वो अपनी इंटरटेनमेंट के लिए ही क्यों ना करें। मुझे लग रहा है इंटरटेनमेंट शुएब के दिल को इतनी भा गई है कि वो लोगों को बताने चले गए कि अगर आपने अब अगर सफ़र इख्तियार करना है तो वो मेट्रो बस सर्विस के थ्रू इख्तियार करना है। आप बताने तो गया था, यहाँ बताने वापस आ चुका हूँ। आपने हमारे सेगमेंट को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, शेयर इसलिए करना है सदका जा रही है, सबको बताएं, पैसे बचेंगे आपके। अल्लाह हाफिज़। ये थी तरक्की के सफर की एक कहानी। क्विक बढ़ते हैं आगे, वक्त बड़ा कम है। एक और कहानी हमारे साथ मौजूद है। एक ऐसा मैं कहूँगा लड़का, एक ऐसा नौजवान जो कमा रहा था महाना 15,000, आज उसका है सॉफ्टवेयर हाउस। ज्यादा बात मैं नहीं करूँगा, तारुफ कराऊंगा, कहानी उन्हीं से सुनेंगे। साथ मौजूद है, थल से आए हैं सिकंदर शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका इनविटेशन के लिए। थैंक यू सर। 2019 यूट्यूब कर रहे थे, 2020 आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, आज माशाल्लाह आपका सॉफ्टवेयर हाउस है। जरा आप बताइए तो सही पूरी कहानी। ज़रूर। मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है। मैं पंजाब के एक तहसील आप कह सकते हैं नूरपुर थल, वहाँ का एक गाँव है आदिकोट, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और ये वो जगह है जहाँ पर ना कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत हमें देखने को मिलती है और ना ही किसी किस्म की हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। मैंने जो है यूट्यूब जो है वो 2019 में स्टार्ट किया। इससे पहले मैंने 7 साल कैंटीन चलाई है, 2 साल मैंने मेडिकल स्टोर पर काम किया है और फिर मैंने 2019 में अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था। उस यूट्यूब चैनल को जब मैंने ओपन किया था तो मुझे ये मालूम नहीं था कि वीडियोस किस तरह बनाते हैं, किस तरह एडिट करते हैं। तो मैंने जस्ट जो है सिंपल यूट्यूब चैनल ओपन किया, मुझे शौक था कि मैंने वीडियोस बनानी है, तो मैंने वो वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं। फिर 2019 से लेके 2020 तक, मतलब आप कह सकते हैं नवंबर 2019 तक जो है मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक। तो तब से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। चलो, जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी तो उसके बाद जो है मैं देखता रहा, वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड करता रहा कि जो है हो सकता है कि मेरी भी किस्मत यूट्यूब पे चमक जाए। लेकिन 8 महीने मैंने जो है वो यूट्यूब चैनल चलाया, जिसके बाद मुझे खासी कोई सक्सेस नहीं मिली। मेरे को 18 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी होते, लेकिन फिर आप कह सकते हैं मुआशी सूरत हाल की वजह से मुझे वो चैनल सेल करना पड़ा। जब मैंने वो चैनल सेल किया तो मुझे सब दोस्त जो है डांट रहे थे कि यार तुमने इतनी मुश्किल से चैनल सेल किया है। तो मैं उन्हें एक बात कहता था कि मैंने द लेजेंड ऑफ टार्जन बुक में पढ़ा था कि टार्जन की एक बात है कि जब तक एक शाख को नहीं छोड़ता वो दूसरी को नहीं पकड़ सकता। तो मुझे तकवा था, अल्लाह पे यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे थाम लेगा। तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। पहला प्रोजेक्ट जो है वो मैंने 50 रुपए में सेल किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस का ओनर हूँ। वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को तालीम भी दे रहा हूँ, मेरी अपनी जो है वो टीम भी है और मैं साथ साथ स्टडी भी जारी कर रहा हूँ और जो है मेरे प्रोजेक्ट्स वो मोर देन $1000 भी चल रहे हैं। तो इस तरह जो है ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो जनाब 19 साल की उम्र, इतना अच्छा आप कमा रहे हैं, तो उसके बाद तो ऐसा लगता है हमें भी यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए और लोगों की तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं हम उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक बड़ी प्यारी बात आपने की, आपने कहा कि टार्जन भी जब तक एक शाख को छोड़कर दूसरी शाख ना पकड़े वो भी कामयाबी का सफर तय नहीं कर पाता। वो सीख तो आपने पल्ले से बांध ली, लेकिन उस सीख को करामत बनाने के लिए किसी न किसी स्ट्रेटेजी या किसी न किसी हुनर का हाथ में होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आप यूथ को किस तरीके से कन्विंस करोगे?
अच्छा देखें, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे फ्रीलांसिंग का ज़ीरो नॉलेज था, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि फ्रीलांसिंग है क्या। मैंने यूट्यूब स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। मेरा ज़ाती मानना है कि बजाय आप किसी इंस्टीट्यूट में जाने के बजाय आप यूट्यूब स्क्रॉल करें। यूट्यूब पे वो चीज़ें मौजूद है जो इंस्टीट्यूट आपको लाखों रुपए जो है वो आपसे फीसेस लेते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कि यूट्यूब अपने आप में एक यूनिवर्सिटी, आप जो मर्जी चाहें वो सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मैंने हिशाम सरवर साहब का चैनल स्क्रॉल किया और बिलीव मी, ये वो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग को आम किया है। बेशक ऐसे पाकिस्तान में 1 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, 10 लाख लोग हैं, और मेरा मानना ये है कि कम से कम 7 लाख लोग जो है वो शायद जो है हिशाम सरवर साहब की वजह से होंगे। मैं कहता हूँ कि ये वो मसीहा हैं जिन्होंने लाखों लोगों के लिए जो है रोज़गार पैदा किया है। मतलब देखें, हर कोई अपनी मेहनत खुद करता है, लेकिन जब तक आपको जो है वो कोई इशारा ना दिया जाए, रहनुमाई ना दी जाए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे आपने पूछा यूथ के लिए, तो मैं उनको ये सजेशन करूंगा, देखें आप स्टार्ट यूट्यूब से लें, आप कोई स्किल पकड़ लें, आप उन स्किल्स पे काम करें, आपको कौन सी स्किल बेहतर लगती है, फिर आप उस स्किल को चूज़ करें, फिर उस पर जो है थोड़ा बहुत वर्क करें, अपने सैम्पल्स वगैरह बनाएं, तब वो जो है वो इस तरफ आए फाइवर और फ्रीलांसिंग की तरफ, ताकि उनकी जो है स्किल वो थोड़ी मजबूत हो। अच्छा, आपने फाइवर का जिक्र भी किया। अब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे मुताल्लिक़ लोगों को एक तो आगाही नहीं है और उसको सीखना बड़ा जरूरी है अगर आपने फ्रीलांसिंग में कदम जमाना है। एक फाइवर है, अपवर्क है, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। थोड़ा सा इस पर भी बात कीजिएगा, ये सीखने के लिए कितनी सहूलत इस वक्त मौजूद है इंटरनेट के जरिए, आई मीन मोबाइल फोन के थ्रू? ओके, सो बेसिकली मैंने जो फाइवर सीखा है, अगेन मैंने हिशाम सर के चैनल से ही सीखा था। एंड बिलीव मी, जब मैं बैठा था, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं अपने किचन में बैठा था, हमारे थल में ना यहाँ पे तो आपको सर्विसेज दी जाती हैं हीटर वगैरह की, वहाँ पे ना सिंपल सा चूल्हा जल रहा होता है, वहाँ पे लकड़ियाँ होती हैं और आप जो है उससे आग सेक रहे होते हैं, दैट्स ऑन। सो वहाँ पे जो है मैं क्या कर रहा था, मैं साथ साथ जो है वो आग के करीब बैठा था, लैपटॉप में मैं अपने फाइवर का पोर्टफोलियो बना रहा था, अपनी गिग्स बना रहा था, और मोबाइल फ़ोन पे मैं हिशाम सर के लेक्चर देख रहा था। सो अगर आप आते हैं तो यूट्यूब भरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा मेंटोर्स हैं जिनमें शजील अफजल हैं, हिशाम सरवर साहब हैं, आप मस्ट फॉलो करें उनको अगर आप फ्रीलांसिंग में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी अब बच्चों को सिखा भी रहे हैं, क्योंकि अब आप खुद कई लोगों के लिए मेंटोर होंगे, तो ये जो फाइवर एंड अपवर्क की हम बात करें, थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई आपको अगर देखना चाहे और आपसे सीखना चाहे तो वो कैसे फाइवर एंड अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, कितना ये आसान होता है? अब बेसिकली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने अपना भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, सिकंदर शहजाद के नेम से यूट्यूब चैनल है, एंड वहाँ पे मैं ट्यूटोरियल वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। मैं थोड़ा हट के इसलिए करता हूँ, मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो कि फाइवर पर नहीं करनी चाहिए और करनी चाहिए। थोड़ा सा अगर बता पाएं इस वक्त क्या नहीं करना चाहिए? जी एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ। हमारे जो पाकिस्तानी है ना, इनको गाइडेंस सही नहीं मिलती। लाइक ये एक दिन में स्किल सीखेंगे, दूसरे दिन फाइवर सीखेंगे, तीसरे दिन वो फाइवर पे ऑफिशियल आ जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि देखें, आप एक दिन स्किल सीख रहे हैं, दूसरे दिन आप फाइवर पे आ रहे हैं, तीसरे दिन वो चीज़ सेल कर रहे हैं, तो जब आपके पास क्लाइंट आएगा आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने इसको सेल करना क्या है। क्लाइंट सेटिस्फाइड आपसे नहीं होगा, वो बैड रेटिंग पुट करके जाएगा, आप फिर जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, मेरे ऑर्डर्स नहीं आते, ऑर्डर आया है तो वो बैड रेटिंग लग गई है। तो आप स्किल को कम से कम 1 महीना सीखें, 15 दिन आप फाइवर के कोर्सेज वगैरह करें, देखें कि गिग्स किस तरह बनाई जाती हैं, सर्विसेज किस तरह सेल की जाती हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं जो सबसे बड़ी सजेशन देता हूं कि जब तक आपको अपनी स्किल पे सेटिस्फेक्शन ना हो, मतलब आप जब तक खुद मुतमईन ना हो, तब तक आप फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन ना करें। अच्छा, इसमें सिकंदर मैंने ये भी सुना है कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जहां पर आपको पहले खुद से एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मतलब मैंने कहा ये कि आपने अपने स्टोर में वो चीज़ लेके रख ली, जिस होलसेल मार्केट से भी आप टेलर के साथ आप काम करें, उसके बाद आप जो है अपनी ही चीज़ को सेल करके मतलब एक अच्छा पैसा कमाते हैं। क्या यही रिक्वायरमेंट है या इसके बगैर भी आप काम कर सकते हैं? आप तो जरा स्किल्स दे रहे हैं। जी एग्जैक्टली, देखिए ये ई कॉमर्स में आ जाता है, आप ऑनलाइन स्टोर कह सकते हैं। उसमें क्या सीन होता है कि उसमें ये होता है जैसे द्रास का आपने स्टोर बना लिया है, आपने अमेज़ोन का बना लिया है, ड्रॉप शिपिंग कर ली है, ठीक है, ईबे है, अलीबाबा है, तो वहाँ पे तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे आपको ये रिकमेंड करता हूँ, देखें आप 4 घंटे स्टडी को दे रहे हैं, ठीक है, आप 2 घंटे दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तो वो 1 घंटा निकाल के आप अपनी स्किल को देना स्टार्ट कर दें। जहाँ पे आप टिकटॉक यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हैं, या जहाँ पे आप कोई और स्टफ देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, वहाँ पे आप स्किल सीखना स्टार्ट कर दें। बहुत सारी स्किल्स हैं, और जो मैं रिकमेंड टॉप 3 स्किल्स करूँगा वो नंबर 1 पे है वीडियो एडिटिंग, क्योंकि मल्टीमीडिया का दौर है। वीडियो एडिटिंग का आपको जो है वो काम कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक दुनिया है तब तक मल्टीमीडिया है। जी, इसको सीखने की बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी एग्जैक्टली, और जब तक मल्टीमीडिया है
तब तक वीडियो एडिटिंग रहेगी। सेकेंडली जो चीज़ आ जाती है वो वेब डेवलपमेंट आ जाती है, आप वेबसाइट बनाना सीख लें। एंड थर्डली आप आ सकते हैं अपनी जो है UI UX डिज़ाइन में प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, पाइथन है, जावा है, HTML है, आप लोगों को जो है ऐप वगैरह यानी सिकंदर प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, exactly. सिर्फ और सिर्फ आपके वेल होनी चाहिए, आप सीख जाएंगे। वक्त का मैं तो लास्टली बस ये बताएगा, चूंकि ज़ाहिर है ये हम जब तालीम हासिल करते हैं हमारा गोल होता है जी हमने एक सक्सेसफुल कैरियर की तरफ बढ़ना है, हमने कमाना है, ज़ाहिर है ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आप तो माशाल्लाह अभी से कमा रहे हैं, आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस है, बट आपने तालीम का सफ़र जारी रखा है। व्हाट डज दैट मीन कि तालीम की अहमियत अपनी जगह बहरहाल बरकरार है। मैं जो मुझसे मोस्टली इंटरव्यूज़ में सवाल किया जाता है कि स्किल वर्सेस डिग्री, तो मैं एक चीज़ आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा कि डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तालीम आपको शऊर देती है आपने जीना कैसे है। पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ करें आप पैसा कमा लेते हैं और अपने आप पे नहीं लगा सकते, तो ये आप लोगों की उसमें हेल्प नहीं कर सकते, तो तालीम आपको इस चीज़ का शऊर देती है। आपके पास जी एग्जैक्टली, तो तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप तालीम छोड़ के स्किल की तरफ आएँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप तालीम भी जारी रखें और स्किल भी सीखें, ताकि जब फ्यूचर के जब आप डिग्री अपनी कंप्लीट कर लें तब आप देख लें कि जी आपने स्किल की तरफ जाना है या आपने जो है डिग्री की तरफ जाना है, तो वो आप पे है। आप एंटरप्रेन्योर बने, आप जॉब मतलब अप्लाई मत करें, क्रिएट करें। आप जो है इंटरव्यूज़ दें नहीं बल्कि इंटरव्यूज़ लें। तो शाम साहब जैसे कहते हैं, वो जब फाइवर पे होते थे ना, वो कहते थे कि ऑर्डर मांगा मत करें, ऑर्डर लिया करें। तो ये चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्किल भी साथ आप जो है जारी रखें एंड एजुकेशन भी जारी रखें, दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस पर भी खुद से भी बात करेंगे कि जब आपकी स्किल जो है और जो डिग्री जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अक्सर बच्चियां जो होते हैं वो अपने इर्द गिर्द के दोस्तों पे बड़ा रिलाई कर रहे होते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें, आप हमारे लिए कहीं ना कहीं करवा दें। लेकिन यकीन जानिए शोएब, मैंने भी उन्हें हमेशा यही कहा कि बेटा कोई तो हुनर हाथ में लो, कोई तो हुनर हाथ में लो, कि बाज़-औक़ात आप कहीं पर जॉब भी करें, आपको अच्छे बुरे वक्त का कुछ नहीं पता होता। इससे पहले कि हम सिकंदर को थैंक यू करें, कोई आखिरी बात जो आप कहना चाहें सुनने वालों को? जी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, बहुत सारे जो लोग हैं वो फाइवर पर हमेशा कहते हैं, अपवर्क पे आते हैं, तो एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखा करें कि सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तकवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। जब आप एक मार्केट प्लेस पे आ रहे हैं तो फ़ौरन आके जो है वो ये सोचना कि मैं रातों रात मिलीनियर बन जाऊँगा, तो इस तरह बिल्कुल नहीं होता। मैंने भी 10 साल मेहनत की और आज मैं इस मकाम पर अगर बैठा हूँ तो मेहनत दरकार होती है और सब्र दरकार होता है। तो ये दो चीज़ें जो है अपने जहन में रखें, मेहनत और सब्र, ये दोनों बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि मेहनत मतलब मुसलसल मेहनत, एग्जैक्टली, ठीक है ना। आप अगर उसे तसलसल के साथ करते रहेंगे तो आप किसी भी काम में कामयाबी समेट सकते हैं। और उसके बाद जो एक खुशी होती है जब माँ बाप आप पर फख्र करते हैं, ऐसा ही मामला है, माँ बाप को फख्र है माशाल्लाह? हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। और मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हमेशा, अच्छे बुरे हालात में उन्होंने हमेशा ये नहीं कहा कि मोबाइल फ़ोन छोड़ो सिर्फ पढ़ो। जी, मतलब मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा बेटा हमें आप पे यकीन है, और मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा हाथ है। ये बहुत प्यारी बात है। ज़ाहिर है अब चूंकि दौर बदल गया है, हमारे वक्तों में मामलात और थे, अब मामलात और हैं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, अब डिजिटल या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का दौर है, और इसमें बच्चों को जिसका जो इंटरेस्ट है, जिस तरह ज़ाहिर है अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, वो अपनी जगह उसकी इंपॉर्टेंस है। एट द सेम टाइम कोई अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कमाना चाह रहा है, फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाह रहा है, तो ये बड़ा एक रिस्पेक्टेबल एक कहूँगा एक सेक्टर है क्रिएट हो चुका है, और उसकी तरफ जाने में पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अगर बच्चे का इंटरेस्ट है। बहुत शुक्रिया, आप बहुत दूर से आए, हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमने जब कॉन्टैक्ट किया तो थल से माशाल्लाह यहाँ पर पहुँचे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप जान पाएँ कि वी डू हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, लेकिन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी अब मौजूद हैं। सिर्फ आपने जो अपनी स्किल्स हैं उनको पॉलिश करना है और उस तरीके से फिर आपने नाम बनाना है। बहुत शुक्रिया जी। एक ब्रेक की तरफ बड़ा न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और जब ब्रेक से हम वापस आए हैं तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ वापस आए हैं। कहते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, लेकिन अमूमन हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ इस तरह से लोग देखते हैं कि जब वो किसी काबिल हो जाते हैं कि किसी इदारे में उनकी नौकरी लग जाती है, और अगर नौकरी सरकारी हो तो फिर तो शायद ये रुझान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि आपने किसी डिग्री को कंटिन्यू करना है, या अगर आप कोई तालीम हासिल करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक शोबे में तो आपने उस ख्वाहिश को पूरा करना है। लेकिन आज भी पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, और आज इस शख्सियत का तारुफ मैं आपसे करवाऊंगी। जब हम उनसे उनके शोबे के हवाले से भी बात करेंगे, जब वो यूनिफॉर्म में देखेंगे, तो अक्सर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका है कि हम अपनी कौमी ज़बान से ज़्यादा फोकियत ऐसी ज़बान को देते हैं कि जिसका ताल्लुक मगरिब से है। गो कि हमारे इदारों में उस ज़बान का इंतखाब किया जाता है, कोई लेटर टाइप करना हो, कोई ईमेल करनी हो, मैं अंग्रेज़ी ज़बान की बात करूँ, लेकिन ऐसे में
उर्दू ज़बान का इंतखाब करना और फिर उस इदारे के जो बड़े हैं उनका अपने छोटों को सराहा जाना, ये भी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट करता है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे ASI डॉक्टर तौकीर बुखारी साहब, PhD डिग्री होल्डर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। CPO उमर सईद मलिक साहब भी हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। तौकीर बुखारी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। तो मैंने भी तकरीरों में बड़े बड़े शेर पढ़े हैं लेकिन अब सब कुछ भूल चुकी हूँ। जैसे मैंने आगाज़ में पहले भी कहा कि हमारे कल्चर अडॉप्ट बच्चे भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नौजवान नस्ल भी बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रही है कि वो अपनी ज़बान से ज़्यादा दूसरी ज़बानों को फौकियत दे रही है। ऐसे में आपका उर्दू में अपनी डिग्री कंप्लीट करना और PhD एग्जैक्टली, ये ख्वाहिश थी, ख्वाहिश मुकम्मल की और इसी सब्जेक्ट का इंतखाब क्यों किया? वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ फरमाया। सबसे पहली बात यह है कि उर्दू चूँकि हमारी कौमी ज़बान है और इसकी बुनियाद ये है कि जब मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था तो मुझे स्कूल दौर में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने का शौक़ पैदा हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे शेर कहने का सलीका अता किया है, तो ये बुनियादी वजूहात हैं। फिर अल्लामा इकबाल मेरे लिए एक बहुत बड़े रहबर का दर्जा रखते हैं, उनके अशार की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे मंजिलें अता की हैं। तो ये वजह थी कि मैंने एक तो कौमी ज़बान की हैसियत से और ज़ाती तौर पर जो मेरा फ़ितरी मिलान है उसकी वजह से उर्दू का इंतखाब किया है। और इस ज़िमन में ये इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने FA के बाद पंजाब पुलिस में एज ए कांस्टेबल शमूलियत इख्तियार की है तो उस वक्त मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मैंने सर्विस के साथ कैसे पढ़ाई करनी है। तो ये 17वां साल है मेरा पंजाब पुलिस में और मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि मेरे डिपार्टमेंट ने एक सरप्लस की हैसियत से और मेरे जो सीनियर ऑफिसर यहाँ तशरीफ़ फरमा भी हैं, साहब भी, उन्होंने मुझे कमी महसूस नहीं होने दी। यानी मैं पंजाब पुलिस को अपना एक घर समझता हूँ। जहाँ भी मुझे ज़रूरत पेश आई, दरमियान में कोई रुकावट पेश आई, तो न सिर्फ तामुन बल्कि उनकी हौसला अफजाई से आज की ये कामयाबी मेरे लिए यकीनी हुई है। यानी आप देखें सर, आपके FA करके एज ए कांस्टेबल शमूलियत, उसके बाद यानी फिर अपने बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, यानी सिर्फ बात PhD की नहीं है, ये बात एक लंबी सीरीज है। जी बिल्कुल ऐसे है। इस दौरान ज़रा ताबुन तो रहा, लेकिन थोड़ा सा बताएं कि जब पहला स्टेप लिया कि अच्छा जी आप बैचलर्स करना है, फिर सेकंड स्टेप मास्टर्स करना है, तो इन तमाम स्टेप्स के दौरान कोई आपने गैप भी लिया या कि आपने कंटिन्यू रखा इसको? FA जब करने के बाद मैं पंजाब पुलिस में आया हूँ तो साथ ही हमारी एज ए कांस्टेबल ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे पेपर होने थे BA के। ठीक। अब मैं किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहता था कि दरमियान में गैप आ जाए। तो फिर आपको पता है कि ट्रेनिंग जो होती है पुलिस में उस पर तो कंप्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए, ज़ाहिर है उसकी बेस पे आप सर्विस कर रहे होते हैं। तो फिर मैं क्या करता था, रात को जब हमारा आराम का वक्त होता था, या मैं बतौर ख़ास ये जुमला इजाफा करना चाहता हूँ, रात को जब सारे दोस्त आराम कर रहे होते तो मैंने एक दिन उनसे गुजारिश की कि अगर आपको इतराज़ ना हो तो लाइट में ऑन रखना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर लाइट ऑन होगी तो आपके आराम में खलल पैदा होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी पढ़ाई का मसला है तो सारी रात भी लाइट ऑन रहे तो मैं कोई इतराज़ नहीं। तो रात को मैं फिर जो मेरा ज़ाती आराम का वक्त होता था मैं पढ़ता था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने BA मुकम्मल किया, साथ ही 2009 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया, 2011 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने MA एजुकेशन किया है। उसके बाद थोड़ा सा दरमियान में गैप आ गया, मसरूफियात ऐसी थी, डिपार्टमेंटल की जिम्मेदारियाँ थी। उसके बाद फिर 2013 में बतौर ASI सेलेक्ट हुआ हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे सीनियर ऑफिसर की तरफ से इजाज़त भी मिली और मौका भी मिला। ख्वाहिश पहले की, कोशिश पहले से, लेकिन उसमें एक छोटी सी ब्रेक बस यहाँ पे लगी। जी बिल्कुल। थोड़ी इसमें एक क्वेश्चन ये भी जरा ऐड कर दीजिए, अब आपको ASI साहब बुलाना है, डॉक्टर साहब बुलाना है, इसका इंतखाब अब हमें खुद करके बता दीजिएगा। PhD के लिए, क्योंकि जो आपकी सर्विस का शोबा है वो इंतहाई ऐसे 24/7, जी वक्त कैसे निकाला आपने? एक तो ये है कि हमारे डिपार्टमेंट में उस तरह का टाइम टेबल नहीं होता जिस तरह बाकी इदारों में होते हैं। अच्छा। तो उसके लिए हम वक्त हम तैयार रहते हैं। पुलिस की सर्विस पहले है मेरी नज़र में, पढ़ाई बाद में। तो जहाँ भी मुझे मौका मिला है, मतलब ये नहीं कि आज सुबह मैंने पढ़ना है तो कल भी सुबह ही पढ़ना है। अगर कल पूरा दिन मुझे वक्त नहीं मिला तो रात को मैंने सोना है तो उससे पहले पढ़ के सोना है। तो वक्त निकाला है, कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था कि मैं कहूँ कि अब मेरी ड्यूटी है तो कल मैं इसी टाइम पे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं था। बिल्कुल ठीक है। जब मौका मिलता गया, जब मौका मिला है तो मैंने उससे इस्तेमाल। और फिर वो लम्हा आप जरा शेयर कीजिएगा जब आपको माशाल्लाह डॉक्टर की डिग्री मिल गई, वो दिन कैसा था? सबसे पहले किसको बताया? एक तो जरा फैमिली की तरफ से मुबारकबादों का सिलसिला, एक फिर डिपार्टमेंट की तरफ से मुबारकबादों का सिलसिला, वो सेकंड होम है आपका, थोड़ा सा वो शेयर कीजिएगा मोमेंट्स। इस सिलसिले में 3 चीज़ें हैं। मतलब एक तो ये मेरे वालिदैन और असातिज़ा की मेहनत और उनकी दुआओं का समर है। दूसरा मेरी अपनी ज़ाती कोशिश है, एक लगन है इल्म के साथ। और तीसरा जो स्पेशली मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, मैंने अपने उस थीसिस के दिबाचे में भी लिखा है कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मेरे मुआविन साबित हुई है तो वो पंजाब पुलिस है। मुझे पंजाब पुलिस ने हौसला अफजाई दी है, मोहब्बत दी है
और अप्रिशिएट किया है, तो इस हौसला अफजाई ने मुझे यहाँ इस सतह पे ला के खड़ा किया। और मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरे लिए एजाज़ की बात है, मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा और मेरे बॉस जितने भी यहाँ साबका भी गुजरे हैं, तो ये पंजाब पुलिस के लिए ये एजाज़ की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी अता की। और जिस लम्हे आपने ये अपनी सेलिब्रेशन, अपनी ये खुशी की अपने बाकी कलीग्स के साथ, तो उनका भी मोराल हाई हुआ होगा। जो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम भी ऐसा कर लें, तो मुझे लगता है भी इस तरह से अपने आप को जो है किसी न बिल्कुल, किसी उनके लिए आप मोटिवेशन करार हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे तो कोई भी चीज़ आपका रास्ता नहीं रोक सकती। असल में हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम छोटी मुश्किलात देखते हैं तो हम कहते हैं कि अब ये नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात जिसकी तरफ आपने इब्तिदा में इशारा किया, जब हमें सरकारी मुलाजमत मिल जाती है तो हम कहते हैं कि हमें ज़िंदगी की एक मंजिल मिल गई है, अब हमारी तरक्की के रास्ते ख़त्म हो गए। तो अगर आप चलते रहेंगे, इकबाल ने कहा था ना कि चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। तो अगर आप चलते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको मखलूक से मुमताज़ करेगा, आपका मर्तबा बढ़ेगा। क्या बात है। और यहाँ मैं एक और चीज़ शामिल करना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी PhD मुकम्मल हुई तो उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे डेडिकेट किया कि मैं अपनी ये डिग्री और ये अचीवमेंट पंजाब पुलिस को डेडिकेट करता हूँ। माशाल्लाह, चले जी, सब बहुत ज़बरदस्त। अभी आगे चलकर हम कुछ शेर और भी इनसे सुनेंगे, लेकिन CPO साहब भी साथ मौजूद हैं, उमर सईद मलिक साहब, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। उमर साहब, सबसे पहले कितने फ़ख्र की बात है कि जो आपके एक फैमिली का मेम्बर है ज़ाहिर है, जिन्होंने PhD की, तो थोड़ा सा उस पर प्लीज़ शेयर कीजिएगा तासुरात अपने। जी बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे मदऊ किया। ये हमारे लिए वाकई बड़ी फ़ख्र की बात है, जो हमारे ASC कांस्टेबल हैं, ये हमारे लिए बच्चों की तरह हैं। और ये वही फीलिंग है जो एक बाप को होती है जब एक बच्चा जो है बड़े एजाज़ के साथ ये डिग्री कंप्लीट करता है। और उर्दू का जिस तरह इससे बताया भी कि उर्दू बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक नेगलेक्टेड भी है किसी न किसी तरह, तो उसमें इसने PhD की, और ना सिर्फ PhD की, बड़े शौक़ से की। मैंने इसके साथ डिस्कशन की, जब ये मेरे पास आया तो मैंने इसका देखा, तो इसको तमाम उर्दू के जितने भी शोरा हैं, जितने भी अदीब हैं, तमाम का इसको पता था। और ये मैं समझता हूँ ये इसके लिए भी, इसकी फैमिली के लिए, और बल्कि हमारी पूरी पंजाब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। जी CPO साहब, अभी ज़रा हम लोग ज़रा पाकिस्तान में ओवरऑल अगर बात करेंगे तो हमने इनके सपोर्ट के हवाले से आपसे बात की। सिचुएशन कुछ ऑन ग्राउंड अगर हम देखें, क्राइम सीन की, क्राइम की रिपोर्ट होने की, तो इस वक्त जो अशारिये हैं, जो स्टैट्स हैं, वो क्या बताते हैं? किस हद तक कमी वाक़ई हुई है, या फिर यूँ कह लीजिए कि इस वक्त कौन से ऐसे क्राइम्स हैं जिनकी मकबूलियत ज़्यादा है, या जिस किस्म के क्राइम ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं FIR की सूरत में? जी, क्राइम की नेचर है वो डिपेंडेंट होती है स्पेस और टाइम पे, कि किस एरिया में, एरिया कौन सा है, उसका टाइम कौन सा है। फॉर इंस्टेंस जो रूरल एरियाज़ हैं, देहाती इलाके हैं, वहाँ पे जो कैटल थेफ्ट है वो बड़ी कॉमन है। जब हम शहरों की तरफ आते हैं तो फिर ये थेफ्ट जो है वो कार थेफ्ट में और मोटरसाइकिल थेफ्ट में बदल जाती है। फिर हमारे पास जो वाइट कॉलर क्राइम है, जो बेसिकली FI देती है, वो शहरों में बहुत उसका रुझान है। 489F जो कि जब चेक डिसऑनर होते हैं उसकी FIRs होती हैं। तो ये मुख्तलिफ नेचर हैं क्राइम की। देहातों में कत्ल, इक़दाम कत्ल के वाक़या सामने आते हैं, और शहरों में ये जो चेक डिसऑनर के, और उसके बाद बाकी जो क्राइम है, जैसे मोटरसाइकिल थेफ्ट है, व्हीकल थेफ्ट है, वो आती हैं। जी बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे, ज़रा आपने मज़ाफ़ाती इलाकों का जिक्र भी किया, आपने शहरी इलाकों का जिक्र भी किया। रावलपिंडी शहर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से हॉट स्पॉट्स थे? मैं थे इसलिए कर रहा हूँ जिस पर हम जान पाएँ कि अच्छा वहाँ काबू पाया गया है। तो कौन से हॉट स्पॉट्स थे जिन पर आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर हालात बहुत बेहतर हो गए हैं? जी, हमारे लिए जो रावलपिंडी में सबसे बड़ा इशू जो मेरे लिए था, वो यहाँ पे कब्ज़ा माफिया था। ख़ास तौर पे जो कुछ एरियाज़ हैं, जो चक्री में और चौंतरा में, मैं सिर्फ आपको शहर की बात नहीं कर रहा बल्कि मज़ाफ़ात की बात कर रहा हूँ। उसमें हमने बड़ा सख्त एक्शन लिया, और वहाँ पे जो एक ज़मीन 3-3, 4-4 दफ़ा बिकी हुई थी, वहाँ पे जो हमने ओनर्स थे, जो इसके पीछे जो अबेटमेंट करते थे, जो कि सारे मुहर्रकात उनके पीछे चलते थे, हमने उन लोगों को गिरफ़्तार किया। इससे पहले ये था कि जो लोकल लोग तो गिरफ़्तार होते थे, मगर जो मेन ओनर्स थे वो बच जाते थे। तो उन पे डिटेंशन ऑर्डर्स पे वो लोग जेलों की सलाखों के पीछे के वो गिरफ़्तार हुए। उसको अदालतों ने और बड़े सीनियर लेवल पे उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैं समझता हूँ रावलपिंडी पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि ये कब्ज़ा माफियों के ख़िलाफ़ जो हमने एक्शन लिया, उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई, और उसमें आम आदमी को बड़ा एहसास तहफ़्फ़ुज़ हुआ। इसके अलावा जो
क्राइम स्पॉट्स की आप बात करते हैं तो क्राइम स्पॉट जो हमारे ज़्यादा थे वो स्ट्रीट क्राइम है मुख्तलिफ पिंडी के एरिया में। वो रिसेंटली उसमें काफ़ी गैंग्स हमने बस किया, काफ़ी आपने शायद सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि हमने 56 के करीब जो गाड़ियाँ वो रिकवर की और जो असल मालकान थे उनको हमने तकसीम की। किस टाइम पीरियड की बात हो रही है? ये पिछले 3 माह की, 3 महीने ये जनवरी से लेके अभी तक, बिल्कुल ठीक। तो 3-3.5 माह की बात है। उसमें जो उनके ओनर्स थे गाड़ियों के उनको हमने रिकवर करके दी और उससे बड़ी हमारी गुडविल क्रिएट हुई। तो ये गैंग्स जो हैं ये बस्ट हुए। बेसिकली कई ऐसे ऑफेंडर्स होते हैं जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं जो बार बार एक ही क्राइम करते हैं। क्राइम भी पूरी एक स्टडी है, उसको देखना पड़ता है कि वो हर बंदा वो क्राइम नहीं करता। फॉर इंस्टेंस अगर एक मोटरसाइकिल चोर है तो वो जितनी दफ़ा पकड़ा जाएगा उसने मोटरसाइकिल ही चोरी करनी है, बिकॉज उसकी हाँ जी उसका उसी में है। और उसका फिर सिर्फ चोरी नहीं करनी बल्कि उसका डिस्पोजल है जो कि किसी भी एरिया में भी हो सकता है। तो उसको पता है कि इसको कौन रिसीव करेगा, इसके पार्ट्स कैसे बिकेंगे, ये कहाँ कहाँ जाएगी। तो वो हर दफ़ा जब भी जाएगा तो उसी में करेगा। उसके लिए फिर हमने डिकॉय ऑपरेशंस किए। डिकॉय ऑपरेशन हमारे 2-3 जो शहर में बड़े सक्सेसफुल है। डिकॉय ऑपरेशन का मतलब ये है कि हमने वहाँ पर कुछ अपने सादा कपड़ों में कुछ बंदे लगाए जो मोटरसाइकिल पार करके गए और वो पीछे देख रहे थे और वो रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो मोटरसाइकिल चोर आया तो उसको फिर हमने पकड़ लिया। तो इन चीज़ों से हमें काफ़ी मदद मिल जाती है। तो ये पूरी एक स्टडी करनी पड़ती है। जो क्राइम एक तो है रूटीन की पेट्रोलिंग वगैरह जो कि पुलिस करती है, मगर उसके जो बैक एंड पे जो हमें काम करना चाहिए और जो हम करते हैं वो ये है कि आप उसकी पूरी रिसर्च करें, पूरा देखें कि ये कौन से ग्रुप एक्टिव हैं। और वो कुछ ही ग्रुप्स होते हैं और उनका ख़ास एक मोडस ऑपरेंडी होता है, ख़ास तरीका होता है। जैसे एक नकबदनी का अगर केसेस हैं तो उसमें एक गैंग हमेशा एक ही तरह बिहेव करता है। अगर कोई रोशनदान से उससे आता है तो हमेशा उधर से ही आएगा। अगर कोई किसी चीज़ से आरे से कोई चीज़ काटेगा तो हर दफ़ा दिखाएगा। फिर उनके फुट स्टेप्स होते हैं उनके, उससे फिर हमें आइडिया हो जाता है कि उनका क्या तरीका है। वो पैदल आते हैं, रक्शे पे आते हैं, किस चीज़ पे आते हैं, ये सारी फिर हमने पूरी उसकी स्टडी की। एक चोर से पता नहीं न जाने कितनी बार मुलाकात होती होगी, लेकिन वो सब अवाम का और पुलिस का रिश्ता ये बड़ा मायने रखता है किसी भी शोबे की तरक्की के लिए। और अवाम पर पुलिस का एतमाद बहाल होना इसकी अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर ऐसे में रावलपिंडी पुलिस ने रावल लाउंज जो है वो तश्कील दिया है। रावल लाउंज किस तरह से काम कर रहा है? पुलिस और इसकी इंतज़ामिया जो है इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है? जी, ये जो आपने बात की इसमें हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो राव सदारी खान साहब हैं, उनका विजन ये है कि जो गरीब और अमीर आदमी की जो तमीज़ है वो फ़र्क करें, उसको हम ख़त्म करें, उस तमीज़ को हम ख़त्म करें। और वो ऐसा ना हो कि एक अमीर आदमी को बड़े प्रोटोकॉल से सरकारी इंस्टीट्यूशन में रिसीव किया जाए और गरीब आदमी जो है वो बाहर बैठे इंतज़ार करता रहे। इस विजन को हमने इम्प्लीमेंट इस तरह किया कि एक वेटिंग एरिया, एक लॉन्च हमने बनाया, उसका नाम रावल लॉन्च है क्योंकि ये रावलपिंडी के एरिया में है। और उसमें एक कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो उसको किसी को रोका जाए। कोई भी दरवाज़ा खोले उसमें बैठ सकता है, अपनी बात सुना सकता है। वहाँ पे वो जब जाएगा तो एक गाइड कांस्टेबल उससे मिलेगा और उसको किसी जगह पे बिठाएगा। जिस तरह हम लोग यहाँ पे बैठे हैं उसको चाय पानी और मौसम के एतबार से जो उसका हीटिंग कूलिंग सिस्टम है वहाँ पे किया हुआ है, उसकी बात सुनी जाएगी, कंप्यूटराइज एप्लीकेशन होगी और उसके बाद कोई सीनियर अफसर को करेगा। और इसके पीछे जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पुलिस एक सर्विस डिलीवरी है। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है जो एक आम आदमी समझता है कि डेट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ये एक हिस्सा है हमारी सर्विस का कि लॉज को इम्प्लीमेंट करना। उससे बढ़ के कई चीज़ें हैं जो कि सर्विस डिलीवरी हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिसमें सर्विसेज दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, आपके करेक्टर सर्टिफिकेट हैं, किसी ने वेरिफिकेशन करनी, ये जो सर्विसेज हैं इनको बेहतर से बेहतर किया जाए। बिल्कुल ठीक है सर, इस पर हम गुफ्तगू मज़ीद भी करेंगे। इस वक्त बराह रास्त आपको हम कराची लेकर जाएंगे चंद लम्हात के बाद। जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बराह रास्त हम आपको लेकर चलते हैं कराची। चलें, कुछ देर बाद आपको लेकर चलेंगे चूँकि वो इस वक्त वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू भी कंटिन्यू करते हैं। और सर एक और मामला भी है जिस पर हम आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, वो है बैगर माफिया का मामला। आपने ये तो कहा जो हॉट स्पॉट्स, और आपने ये भी बताया कि अच्छा अगर एक शख्स एक ही क्राइम कर, रिपीटेड क्राइम कर, रिपीटेड ऑफेंस है तो आपने उसको लोकेट किया।
ये भी तो हम जानते हैं सर कि ख़ास माहौल में हमें ज़्यादा बैगर्स नज़र आते हैं। मैं बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक का हवाला दे रहा हूँ, बड़े शहरों में बिलखुसूस ज़्यादा हमें बैगर्स नज़र आते हैं, जिस पर हमने बहुत सी पॉलिसीज़ भी मुरतब की, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बैगर्स नज़र आते हैं। पंजाब पुलिस ने रावलपिंडी की हद तक क्या ऐसा प्लान था जो इस दफ़ा इम्प्लीमेंट कराया? इसके दो चीज़ें, एक तो आपकी उसकी प्रिवेंशन है कि जो उससे पहले आप क्या स्टेप्स लेते हैं, वो ये कि हमने इसमें अवेयरनेस लोगों को दी कि जो बैगर्स हैं वो उनको सिर्फ एक सिंपथी उनके साथ नहीं, बल्कि बैगर्स की आड़ में कोई टेररिस्ट भी आ सकता है, कोई क्रिमिनल भी आ सकता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई हो सकता है कोई बैगर्स की आड़ में कोई टेररिस्ट जो है उस एरिया की रैकी कर रहा हो, तो जो लोगों का एक जनरल एक सिंपथेटिक व्यू है जो कि होना भी चाहिए किसी हद तक, मगर तमाम बैगर्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ बैगर ही हों, बल्कि उनके कुछ भी हो सकता है। तो एक तो हमने इस पर बड़ी मैसिव कैंपेन की, हमने सोशल मीडिया में आप लोगों के तवज्जो से हर जगह हमने लोगों को ये बताया, लेक्चर्स में बताया कि ये बैगर्स को हम डिस्करेज करना चाहते हैं, और किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो और तरीके मौजूद हैं। तो उससे ये हुआ कि हमें इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाती थी कि एक बंदा यहाँ पर मौजूद है, फिर हम मुख्तलिफ अदारों से रब्ता कर लेते थे, उसको वहाँ पे भिजवा देते थे। साइड बाय साइड जो बड़ा इशू जो मैंने रिसेंटली देखा रावलपिंडी में और मुख्तलिफ एरियाज़ में भी, वो है कि चाइल्ड जो बैगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एंड जो हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस है इस सोसाइटी के लिए कि उसमें पेरेंट्स का भी एक बड़ा रोल है, पुलिस का डेफिनेट रोल है, मगर पेरेंट्स का बड़ा रोल है। जो आपके लिए सबसे कीमती चीज़ है वो तो आपकी अपनी औलाद है, वो किसी भी माली एतबार से वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। आप गाड़ी की हिफाजत करते हैं, बाइक की हिफाजत करते हैं, घर की हिफाजत करते हैं, हर जगह आप गाड़ सकते हैं, मगर जो सबसे कीमती चीज़ है उसको आप अगर आप सड़क पर छोड़ दें और सिर्फ आप ये कहें कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, तो उसमें माशरे का भी एक बड़ा रोल है। उसमें भी हमने बड़ी बात की। आज भी मैं आपके तवज्जो से यही बात करना चाहता हूँ कि जो बच्चों की हिफाजत जो है डेफिनेटली रियासत का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इसके साथ साथ जो उन बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी देखें कि अगर जिन बंदों के हाथ आपने अपने बच्चे को हवाले किया, क्या वो इस काबिल है कि आप उसको उसकी कस्टडी में दे सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी केसेस आए कि जहाँ पे किसी सर्वेंट को दिया और उसके बाद सर्वेंट वो लेके चला गया और उसके बाद वो बैगर बन गया, फिर बड़ी हमें टाइम लगा और फिर वो केस टेस्ट हुआ। तो बैगर्स के खिलाफ हमने उस पर एक्शन लिए और इंशाल्लाह आगे भी ले रहे हैं। उमर साहब, यूँ तो आप रावलपिंडी की हदूद में मामला देख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि मैं खुद भी बड़ी फेस करती रही हूँ सर, ये फैसल मस्जिद, इसके अहाते में बहुत बच्चे होते हैं जो बैगर्स हैं। ये F10 में F11 के एरिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं। तो काइंडली अगर इस्लामाबाद पुलिस भी इसमें अपना कोई रोल जो है वो सामने लेकर आए, और ये मुतालबा भी ज़रा आप वहाँ तक कीजिएगा कि ये कुछ ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं कि जहाँ पे हमने खुद इन बच्चों को देखकर बेहद परेशान करते हैं बाकी आसान होता है कि बच्चों को गिरफ्तार नहीं करते। सर, हम दोबारा से अपने सबसे जो पहला मौजूद उसकी तरफ आएंगे, जो पंजाब पुलिस ने जिस तरह फैसिलिटेट तौकीर साहब को किया, तो मैं लास्ट कमेंट आपसे उस पर भी लूँगा। कोई भी अहलकार आए बॉस के पास है कि वो तालीम हासिल करना चाहता है, PhD या फॉर दैट मैटर कोई भी डिग्री, कैसे आप लोग उसे फैसिलिटेट करते हैं? क्या रिफ्यूज़ल की तरफ भी कोई मामला होता है? और दूसरा, जो वर्किंग मदर्स हैं पंजाब पुलिस में, उन्हें किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है कि वो सिर्फ इसलिए अपना डिपार्टमेंट को खुदा हाफिज़ ना कह दें कि जी बच्चों को देखना है, बच्चों को साथ लेकर आएँ, जिस तरह हम देखते हैं डिपार्टमेंट्स में डे केयर सेंटर्स होते हैं, तो कैसे आप फैसिलिटेट करें वर्किंग मदर्स एंड अगर कोई एजुकेशन को? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपने रेस किया है। डिपार्टमेंट में एक जो कंसेप्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर आप कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे तो आपको मजबूरन बाहर से लोग हायर करने पड़ेंगे। अब जैसे ये लड़का है, इसने PhD की हुई है, तो ये हमारे डिपार्टमेंट में बड़ी जगहों पे ये यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिस है, वहाँ पे PRO ब्रांच है, उसमें सारी प्रेस रिलीज़ बनती है, तो इसमें ये बेहतर बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इन लोगों को ग्रूम नहीं करेंगे, इनको ट्रेन नहीं करेंगे, तो हमें पब्लिक में हायर करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास IT के बहुत लड़के, आपने देखा है कि पंजाब पुलिस ने रिसेंटली IT के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव किए हैं, जो कैमराज हैं वो कनेक्ट किए हैं। हमने मरी में एक टूरिज़म ऐप बना रहे हैं, वो जो ऐप है वो भी अब हमारे लड़के ही बनाएंगे, और ये वही होंगे जिन्होंने दौरान सर्विस IT की ट्रेनिंग्स ली या इन्होंने BCS किया। अगर हम इन लोगों को डिस्करेज करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हमें बाहर से लोग हायर करने पड़ेंगे, उसमें एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात है, एक्सपेंडिचर के अलावा जो बड़ा इशू है
कि कई चीज़ें ऐसी सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं जो हम पब्लिक से शेयर नहीं कर सकते। ऐप का एक बैकग्राउंड है, हमारे पास डाटा है, वो हम नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम आपस में भी कोलीग शेयर करते हैं, तो हम इस पर बड़ा फोकस है। सेकंड पॉइंट जो आपने बताया वर्किंग मदर्स के हवाले से, जिस तरह हम डील कर रहे हैं पब्लिक, उसमें 50% ख़वातीन हैं और हमें लेडीज़ पुलिस की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, मगर साथ साथ हम उस कल्चर को भी प्रमोट करते हैं कि ख़वातीन जब हमारे महकमे आए तो उनको ये फील ना हो कि एक मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट में वो आए हैं। तो उनके हमने डे केयर सेंटर्स भी मुख्तलिफ जगहों पे उसका क्याम कर भी रहे हैं, उसको आगे भी हम बनाएंगे और उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। तौकीर साहब, वक्त मुख्तसर है लेकिन हम चाहते हैं कि चंद अशार अगर आप हमारी खिदमत में कुछ अर्ज़ कर दें और हमारे व्यूअर्स की। मैं बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने शेर कहने का सलीका अता किया, तो अपनी एक नज़म जिसका उन्वान है इल्म, आज के मौजू से मुतल्लिका भी है तो वो सुनाता हूँ। इल्म का नूर अंधेरों को मिटा देता है, यानी मखलूक को खालिक से मिला देता है। मुफलिसों खाक नशीनों का सहारा बनकर फ़क्र फाका में कनाअत की ग़िज़ा देता है। इल्म दो घूंट अगर बादाए हक़ के पी ले, कसरे शाही की ये बुनियाद हिला देता है। और काबिल तवज्जो शेर है कि बेअमल शख्स पे यूँ इल्म गज़ब करता है, बेअमल शख्स पे यूँ इल्म गज़ब करता है, जैसे हाकिम किसी मुजरिम को सज़ा देता है। इल्म के मुर्शिद कामिल को अदब कहते हैं, इल्म के मुर्शिद कामिल को अदब कहते हैं, जिसकी दहलीज़ पे ख़ुद इल्म सदा देता है। इल्म को दौलत दुनिया के तराजू में न तोल, इल्म वो फ़न है जो इंसान बना देता है। इल्म है वारिसे गंजीना इरफां तौकीर, मौज में आए तो बंदों को खुदा देता है। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब, बहुत शुक्रिया उमर साहब, साथ मौजूद थे आप। और आज हम ना सिर्फ एक ऐसे माहौल की बात करते हैं, ऐसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की बात करते हैं जिसकी वजह से तौकीर साहब जैसे बहुत से लोग जो कि परसू कर पाते हैं, तालीम का मामला हो या फॉर दैट मैटर कोई भी ख्वाहिश जिसको आपने परसू करना होता है, जब तक एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ना हो, एक फैमिली वाला माहौल ना, वो हो नहीं पाता। तो ये पूरा साथ रहा पंजाब पुलिस का जिसकी वजह से वो कर पाए। एंड एट द सेम टाइम जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं क्राइम को कम करने के हवाले से, मसाइल को कम करने के हवाले से, उस पर भी हमने बात की। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और मेहमान शख्सियत साथ मौजूद होंगे, उनसे करेंगे गुफ्तगू ब्रेक के बाद। बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म व अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुँचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों, खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज़ पर। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस शो में पुलिस से सियासत तक के सफ़र की बात हो रही है। आप समझे शायद मेरे कहने का मकसद ये था कि हमने ब्रेक से पहले पुलिस की बात की है, अब हम एक सियासतदान से बात करेंगे। आप ये भी ज़रूर समझें, लेकिन मेरा जो लिंक है वो कुछ और है। वह एक ऐसी शख्सियत से मुताल्लिक आज हम बात करेंगे जो पुलिस से वाकई सियासत तक का सफ़र इख्तियार कर चुके हैं। आज हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब बने हैं हमारे मेहमान। 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है इनका। सेनेटरी कायमा कमेटी ब्लैक कैबिनेट सेक्रेटरीट के चेयरमैन के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ये पुलिस से सियासत तक का सफ़र या कहानी, क्यों, कब, कैसे, ये सब हम उन्हीं से जानेंगे। वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेलकम जी, वालेकुम जी। सोचा था सर कभी कि यानी ब्यूरोक्रेसी यानी पुलिस से आप सियासत की तरफ कदम रखेंगे? देखिए जी, आई हैव बीन आइडियलाइजिंग दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ सेनेट, और सेनेट सेंस मॉडल तो हमारे पास अमेरिकन सेनेट है। दे प्ले पिवटल रोल in formulating the policies of the state. Rather, वहाँ तो ये है कि even most important appointments are also done with the approval of the Senate. Yes. Senate is an independent, autonomous body, not to be influenced by any segment of society. Yes. So they are an asset, and you might have seen their army generals appearing before the Senate, and the way they were put to questions. They were only perspiring. Likewise, you must have seen the trial of Clinton before Senate and many others. So Senate is a really powerful body. राना मकबूल साहब, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। यूँ तो आपकी इंग्लिश वैसे बहुत कमाल है, लेकिन जो हमारा व्यू है वो उर्दू सुनने वाला है। हम चाहते हैं कि शहरों समेत देहात के लोग भी इसे समझ सकें। एज एन आईजी आपकी रिटायरमेंट, उसके बाद आप एज ए सेनेटर, ज़ाहिर एक फ्लो में तो होता है, लेकिन हमारे जरा व्यूअर्स के लिए हम आसानी चाहते हैं। थैंक यू। ठीक है सर, तो गलती माफ। तो थोड़ी सी रूटीन आप बताएं कि आजकल रूटीन क्या है? लेकिन जी, आजकल तो मामला जो है ना वो नॉर्मल तो नहीं चल रहे। मसलन हम इंतज़ार कर रहे थे सेनेट के सेशन का फॉर द लास्ट ओवर 2 months, तो इट हैज़ नॉट टेकन प्लेस, क्योंकि उसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो चेयरमैन सेनेट है एंड मोर सो द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो प्रेसिडेंट के पास अगर कोई जाए भी रिक्वेस्ट के लिए आप सेशन कॉल कर रहे हैं, वो सेशन ही कॉल नहीं करते। तो विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, ही इज़ हैंडलिंग, वो हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को ऐसे ही जैसे बाकी चीज़ें वो हैंडल कर रहे हैं। मिस हैंडल नहीं कह लें आप सेनेटिक। और सर, इससे कितना नुकसान हो रहा है, हमारा इमेज कितना मुतासर होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो अना के लिए किए जा रहे हैं, वो गैर कानूनी ना सही, लेकिन बहरहाल वो किसी न किसी रूप में गैर आईनी ज़रूर हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। न सिर्फ ये कि इमेज ख़राब होता है, इसके जो असरात हैं बड़े मनफी हैं। हमारी इकॉनमी पे, हमारी यूथ पे, हमारे डिपार्टमेंट्स, ऑल ओवर सोसाइटी के ऊपर। बिल्कुल ऐसे। इसलिए हर इंडिविजुअल को अगर अल्लाह उसे इख्तियार देता है तो उसे ईमानदारी से सीधे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लोग फिर भी कहेंगे इतराज़ लोग करते हैं, लेकिन बोनाफाइडी नज़र आ जाती है। अगर वाक़या इस के दिल से किया जाए तो उसके असरात आखिरकार मुरतब होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो सेनेटर साहब, आपने कहा ना कि 2 माह से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सेनेट का जो इजलास है वो कॉल किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से डिलेज आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा। तो वैसे कौन से इतने बिल्स हैं जो कि रुके हुए हैं कि जिनका सेनेट के इजलास में पेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखो जी, आज तो बिल्स, आज फिर असम्बली का सेशन शुरू हुआ। आपने सुना होगा मीडिया के ऊपर भी 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जिसमें इलेक्टोरल लॉज हैं और ये दूसरे लॉज हैं, नैब लॉज हैं, अदर लॉज हैं, पेंडेंसी भी बड़ी है। उन बिल्स को क्लियर करना तो पार्लियामेंट की जिम्मेवारी है। बिल्कुल। तो पार्लियामेंट जैसे हम कहते हैं कि ये सुप्रीम अदारा है और सबसे भी ज़्यादा बाख्तियार अदारा है, तो पार्लियामेंट इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जुडिशरी इससे निकलती है, एग्जीक्यूटिव इससे निकलती है। तो इसलिए इसके रोल को जब आप अंडरमाइन करेंगे तो उसके ख़तरात तो हैं, और वो आप देख रहे हैं आपके सामने कितना खूबसूरत मुल्क है। बिल्कुल ऐसे। और किस तरह इसकी सूरत को बदला जा रहा है, कितना इसमें पोटेंशियल है। इस तरह का एग्रीकल्चर सारी दुनिया में नहीं हो सकता, वो भी हम उसमें पीछे जा रहे हैं। इकॉनमी का आप देख लें, हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी लॉकसेट, ये सारे मिसाइल इसीलिए हैं कि हर इंस्टीट्यूशन जो है
वो लॉ के मुताबिक तो काम तो नहीं सर कर ऐसे रहा। में दो बिल्स ऐसे हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंस अपनी रखते हैं, एक तो नैब रिफॉर्म्स और दूसरे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। किसी भी सियासी जमात का इलेक्शन में जाने के लिए इन दो बिल्स पर, इनके रिफॉर्म्स पर काम होना कितना ज़रूरी है कि जितना जल्दी होंगे तब तमाम सियासी जमातें बशमूल ऑपोजिशन के सबका इलेक्शन में जाना है, फिर बराबर और मुसावी तरीके से देखा जाएगा। देखें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने देखा होगा, जो लीडर्स के बयान भी सुने होंगे, जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं वो एक तरह से डव टेल हो गए हैं जी बिल्कुल विद दीज रिफॉर्म्स, स्पेशली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अगर वो नहीं होती तो एक तरह से ये स्टेलमेट हो रहा है, यानी कि इसमें काफ़ी रुकावट आ रही है। जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी इलेक्शन का अनाउंस करना आसान हो जाएगा, और जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए उतनी जल्दी अच्छा है। अब अगर हुक्मरान जमात ये कहे जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए, तो व्हाट डज दैट मीन कि जो बयानात आ रहे हैं कि इसी साल इलेक्शन की उम्मीद है, क्या वाकई आप समझते हैं? नहीं, कि ऐसा देखें है? उसमें एक चीज़ आ गई है कि जब ऑफ लेट सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था इलेक्शन कमीशन को, सारे इलेक्शन कमीशन पेश हुआ था लेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्होंने कहा था जी कि हम 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। उन्होंने फिर एक्सप्लेन भी किया था कि जो फाटा मर्ज हुआ है, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी है, उसको सॉर्ट आउट करना है, और कोई इसके एलाइंड इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करना है, वो करने के लिए हमें 7 महीने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो 7 महीने तो बेसिकली जो इलेक्शन की जिम्मेवारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन की है, ना गवर्नमेंट की है, ना किसी और की है। तो अगर वो कह देते हैं और वाकई अपनी लॉजिक के साथ कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट उससे कन्विंस हो जाती है, तो मैं और आप या गवर्नमेंट तो कुछ नहीं इसमें कर सकती। वो 7 महीने में से मेरे ख्याल 2 महीने, 1.5 महीना, 2 महीने गुजर गए, वो वही तकरीबन बनता है अक्टूबर नवंबर। अब देखते हैं कि उसके बाद जब ये रिफॉर्म्स आ जाती हैं तो उसके बाद क्या फैसले होते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। अब सर थोड़ा सा गुफ्तगू इस पर भी करते हैं, मौजूदा हालात में सच का पाकिस्तान बन जाए, ये कितनी बड़ी इस वक्त ज़रूरत है कि हम देखते हैं फेक न्यूज़, हम देखते हैं फैब्रिकेटेड न्यूज़, हम देखते हैं करैक्टर असैसिनेशंस, हम देखते हैं कि यानी खामखा किसी की पगड़ी उछाली जाना, हम इनटॉलरेंस देख रहे हैं सोसाइटी में, बिलखुसूस पॉलिटिकल इनटॉलरेंस, पोलराइजेशन। इसका मजमूई तौर पर नुकसान, उसके हवाले से आपकी राय क्या है? और दूसरा, ये कितनी वक्त की ज़रूरत है कि हम ये इनकॉर्पोरेट कर सकें सोसाइटी में कि सच बोलना है, हर कैपेसिटी में सच बोलना है? लेकिन जी इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। सच इज द मेन इंजन जो हर चीज़ को चलाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा जो पैरोकार है वो कोई भी गुनहगार भी हो सकता है, लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। झूठा नहीं हो सकता, ये प्रीरेक्विजिट है एक अच्छे इंसान का। तो सच इज़ द फंडामेंटल कैरेक्टर, आपने कहा, मैं यानी एक बुनियादी। और ये मैंने बात भी सर इसलिए की कि इस साल जो डायमंड जुबली है पाकिस्तान की, उसका ये थीम है सच का पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। तो सच के बगैर तो कोई काम चल ही नहीं सकता। दूसरा आपने बात की है जो पोलराइजेशन जिसे हम कहते हैं कि उस सोसाइटी को तकसीम किया जा रहा है, मोहब्बत को नफ़रत में तब्दील किया जा रहा है, ये कुछ लोगों के ज़ाती समझते हैं फ़वायद होते हैं, फ़ायदे में वो भी नहीं रहते। फ़ायदे में वो भी नहीं रहते, आखिरकार वो नुकसान होती है उन्हीं की नस्लों ने यहाँ रहना है। बिल्कुल ऐसे। कोई बंदा जो है फाउल प्ले करके उसने अचीव नहीं किया, उसने सकता। नुकसान अपना उठाया है। तो कौम इतनी मुक़द्दस और वतन इतनी मोहब्बत वाली चीज़ होती है, इसको तो बड़ी ईमानदारी के साथ ही हमने सर्व करना है। अब इंसानों में मुनाफरत फैलाना जो है ये तो हमारा काम नहीं है, और ख़ास तौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले का तो बिल्कुल काम नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है कि हम दावा तो करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का और इश्क का, लेकिन अमाल हमारे बड़े मुख्तलिफ हैं। उलमा ने कहा था ना जी, उलमा इकबाल साहब ने, कि किसे खबर थी कि लेके चिराग मुस्तफ़वी, किसे खबर थी कि लेके चिराग मुस्तफ़वी जहाँ में आग लगाती फिरेगी बूला भी। वो नाम मुस्तफ़ा का लेंगे और काम बूलाहब जैसे करेंगे। ये एक उनकी एक रिफ्लेक्शन है जो कि मुसलमान करते हैं। मुसलमानों की ड्यूटी बाकी कौमों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका तो जो रहनमा सारी दुनिया के रहनमा है। तो इसलिए जो भी डिविएट करेगा, इस रास्ते को छोड़ेगा, वो चाहे कौम हो चाहे फ़र्द हो, वो नुकसान उठाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ अहद करने की ज़रूरत है, कुछ अपने आप से अहद करने की ज़रूरत है। आजकल जो चल रहा है मामला आप देख ही रहे हैं, बड़ी बदकिस्मती की बात है
तो सर जितना पोलराइज हो चुकी है सिचुएशन, क्योंकि कल हम लोग भी एक सेगमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए बाहर निकले हुए थे, अगर आपको कहीं लगता है कि आपकी नापसंदीदा जमात के बारे में जो कि इस वक्त हुकूमत में है और आप कोई ना कोई काम जो अच्छा किया हुआ है अगर आप उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक आम आदमी का भी ना, अगर वो किसी और पार्टी के साथ एसोसिएट है तो उसका भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हुआ है। मतलब जुमले कसना, ताने देना या उसको भी सवालिया निशान लगा देना, इस सिलसिले में सोसाइटी को भी, तमाम सियासी जमातों को भी किस हद तक लोगों को जो है ना वो एजुकेट करने की जरूरत है। पॉलिटिकल लीडर्स की रिस्पांसिबिलिटी एग्जैक्टली। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और पॉइजनस प्रोपेगेंडा, लोगों को मिसलीड किया जाता है, जवानों को, बल्कि घर में बैठी औरतें भी मिसलीड हो जाती हैं। कौन वेरीफाई करता है हक़ाइक़ क्या है? एक तो उनकी जिम्मेवारी है कि जो होती है ना, एक अपने गिरेबान में झांकना, अपना एनालिसिस करना, तज्जिया करना, इंट्रोस्पेक्शन करना कि मेरा किरदार ठीक है कि नहीं, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि नहीं। जो अंदर से आवाज़ आती है वो बताती है कि आप सच्ची बात कर रहे हैं कि नहीं। और दूसरा है एनफोर्समेंट। दूसरा रास्ता इसका ये होता है, ये सिमल्टेनियसली साथ साथ चलते हैं कि लॉ क्या कहता है। बिल्कुल ठीक है। कोई सोसाइटी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के बगैर नहीं चल सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये चैलेंज ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि ओवरकम न किया जा सके। जिस दिन हुकूमत या हुकूमत की मशीनरी ईमानदारी के साथ ये फैसला कर ले कि ये नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि ये चैलेंज को टेररिज्म से बड़ा चैलेंज तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। जो लोगों का क़िताल इतना करते, ये तो उतने साइज़ का चैलेंज नहीं है, लेकिन लड़े हैं। मतलब पुलिस लड़ी है, फ़ौज के जवान लड़े हैं। आपको याद है कि लाहौर जैसे शहर में हर तीसरे दिन, दूसरे दिन बिल्कुल ऐसा ही है, होता था ना, देखा है सर, होता था ना। नो डाउट कुर्बानियाँ हुई हैं, लेकिन लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ इसके साथ ग्रैपल किया है। इसलिए ये जो चीज़ है ना, ये तो दिनों में जो है पीटर आउट कर जाएगी, जिससे आप फिक्रमंद हैं। फिक्रमंद हम सारे हैं। बिल्कुल। ये तासुब जो है ना, ये खुद ब खुद सबसाइड कर जाएगा। एक तरफ ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं थोड़ा सा सोच लें, और दूसरी तरफ ये है कि इस इन्फोर्समेंट लॉ की ठीक हो जाए, ईमानदारी के साथ हो जाए। आप देखेंगे इसके नतीजे क्या निकलते हैं। लीडर्स भी कुछ मिन हैसल कौम, ये कौम अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहती। एग्जैक्टली। ये सर्वाइव करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। दुनिया देखिए जी, हम न्यूक्लियर पावर हैं, कोई मुसलमान मुल्क न्यूक्लियर पावर तो नहीं है। इसलिए लोगों का फोकस हमारे ऊपर बहुत है। बिल्कुल। जो आपकी जियोग्राफिकल अपनी लोकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और फिर इतनी वाइब्रेंट कम्युनिटी है ये। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स हैं। तो आपके मुखालिफ जो हैं, हमारे मुखालिफ इस पर नज़र रखते हैं कि अगर ये अब मिलिटरीली तो एक तरह से ये टाइगर इनविंसिबल बन चुका है, और जब से 1998 से जब से डेटोनेशन हुई थी, जब मियाँ नवाज़ के ज़माने में अकम्पलिश्ड अल्हम्दुलिल्लाह सर जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिली इस मुल्क को, तो एक तरह से ये इनवल्नरेबल हो गया ना। वरना इंडिया तो हमें ना छोड़ता। अब वो हिम्मत ही नहीं करते, कोई शरारत कर सकते हैं लेकिन ऑनस्लॉट नहीं कर सकते इसी वजह से। तो जो ये मिलिट्री इम्प्रेग्नेबिलिटी है, वो तो एक बहुत बड़ा आपका फोटे है इस मुल्क का बन चुका है। अब रह गया इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है, उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं, उसमें वी आर लैगिंग बिहाइंड ए लॉट। अब वो लोग जो हमारे अपोनेंट्स हैं, वो नहीं चाहते कि हम एक इकोनॉमिक जो है अपलिफ्ट में जाएं। सर ये जब वो इसी तरह सिसकते रहें। कल भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा अभी तो हमें पता है कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो ओवरऑल दुनिया भर में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अभी ये कोशिश की जा रही है कि इस फैसले को बरकरार रखा जाए। अभी हम सब्सिडी पर रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से लेकिन उन्होंने कहा कि वक्त और हालात बदल रहे हैं, हमें ये फैसला रिवोक भी करना पड़ सकता है। इस वक्त गवर्नमेंट के लिए इस मामले को, इस फैसले को बरकरार रखना भी कितना बड़ा चैलेंज है, और इस फैसले से आगे बढ़ के, क्योंकि दुनिया भर के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, उस फैसले तक जाना भी कितना मुश्किल है। इस चैलेंज से जरा हमारी आवाम को भी थोड़ी सी अवेयरनेस दीजिएगा। देखें, ये तो हम दुनिया की बात करते हैं, मिफ्ता साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कीमतों को बढ़ाना। ये प्राइम मिनिस्टर का, मियाँ नवाज का बिल्कुल सही फैसला है। अब उसके लिए बड़े मेथडोलॉजीज़ हैं, अगर हम एक एंटीक तरीका अख्तियार करेंगे वो नहीं है। एक उन्होंने कहा कि जो हमारे बजट जो हैं, हमारा प्रेफरेंस लोगों का सांस है और लोगों की ज़िंदगी है, वो हम बंद नहीं कर सकते। हम डेवलपमेंट का काम बाद में कर लेंगे। जो हमारा बजट है प्रोविंसेस का,
उसमें हम प्रोविंस से रिक्वेस्ट कर लेंगे या अपना अपना हिस्सा डाल दें, बिल्कुल तो ठीक है। थोड़ी सब्सिडी को चलने दें। जब होश आ जाएगी तो फिर जब आप स्टेबलाइज हो जाएंगे तो आपको बाहर से भी मदद आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि जो चीज़ से हम इनकम कमाते थे वो हम इंपोर्ट करते हैं। यानी हम कहते थे बम्पर क्रॉप, यानी 2018, ये एनालिसिस ईमानदारी से करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें 2018 तक वीट अब एक्सपोर्ट कर रहे और हैं, आज इम्पोर्ट मिलियंस ऑफ टन अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं। Same वो पैसे goes for कहाँ sugar से आते हैं? वो आपके ऊपर क़यामत ही ढा रहे हैं। चीनी आप मिलियंस ऑफ टन एक्सपोर्ट करते थे, अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं। अब वो मिफ्ता साहब ने भी कहा, चूँकि मैं इस कमेटी को हेड करता हूँ जो कैबिनेट कमेटी है विच इज़ लुकिंग इनटू दी ऑयल एंड LNG एट्सेट्रा, वो तो खौफ आता है जो इन लोगों ने काम किया है। यानी कि जिस वक्त LNG पिछले साल शुरू में $4 पर यूनिट मिल रही थी, इन्होंने लास्ट ईयर जो है नवंबर में जाके नहीं खरीदी, नवंबर में $30.5 पर यूनिट खरीदी है। ये कौन सा मुल्क है? ये कोई ब्रुनाई है या कोई दुबई है? तो आप लोगों को इतनी होश नहीं है। आप माफिया की मदद कर रहे हैं। माफिया जो है इसमें खरबों रुपए खा गया है और हुकूमत को होश ही नहीं कि हमने ऑर्डर बुक कराने हैं, हमने इसको इंपोर्ट करना है। नहीं, इस वजह से तो कैमल ड्यूटी है ये एनर्जी की। अब आप अंदाज़ा कर लें हमारी कॉम्पिटेंस का, 27 यूनिट ख़राब थे। हाँ जी, 27 यूनिट ख़राब थे, सिर्फ उनकी रिपेयर नहीं थी, उनकी मेंटेनेंस नहीं थी, वो फॉलोअप नहीं था। अब 27 में तो मेरा ख्याल कोई 17-18 चल पड़े हैं, इसलिए अब थोड़ी सी बिजली मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो यूनिट्स फौरी तौर पर रिपेयर हो जाते तो नहीं जी, उसको मेंटेन ही नहीं किया गया, विजिलेंस ही नहीं रखी गई। तो जो सेटअप जो है हुकूमत का सिर्फ कंडमनेशन पे चलता रहे या डेफमेटरी टैक्टिक्स जो हैं लोगों को बदनाम करने के, हुकूमत का ये काम तो नहीं। हुकूमत का काम तो मेहनत करना है दिन रात लोगों की खिदमत के लिए। लोगों की खिदमत करना है। हुकूमत का काम है खिदमत आवाम की। बेशक दुरुस्त बात, इससे बड़ा अमल तो है कोई नहीं, हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है सर। एक और मामला भी जिस पर आजकल खासी गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि जब क्रिटिसिज्म की बात आती है तो अब जो मुखालिफ जमातें हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि 2 साल तो हज नहीं हुआ, अब इस साल जब हज पॉलिसी आई, अभी तो खैर उसमें भी क्लैरिटी नहीं आई चूँकि मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो दौरे के बाद अब वो तफसीलात से आगाह करेंगे कितना हज वो कम करवा पाए हैं उसके अखराजात। लेकिन ये जो एक जुमला सुनने को मिलता है जी कि इमरान खान साहब की हुकूमत में तो हज सस्ता था, आज के दौर में हज महंगे, ये अवाम को जो गुमराह किया जाता है कि हज अखराजात जो है वो तो सऊदी हुकूमत ने तय करने होते हैं, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत ने तय नहीं करने। ये जो एक मिसलीडिंग सी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जाती है जिससे ज़रा नुकसान भी होता है, तो इस पर प्लीज़ सर लोगों की रहनुमाई कीजिए। नहीं, जो मैं जो समझता हूँ ना, वो जो चीज़ों के रेट सऊदीया में चढ़े हैं, किराए भी चढ़े हैं, डेली यूज़ की चीज़ें, हज में यही होता है ना, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये जो भी है उसकी थोड़ी कीमतें चढ़ी हैं और ओवरऑल भी चढ़ी हैं, यहाँ भी चढ़ी हैं, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा चढ़ी हैं। इसी लामहला उसको थोड़ा बढ़ना था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हज जो है बहुत आला अमल है, लेकिन आम आदमी की जो बिल्कुल आम आदमी जो कि करोड़ों में है, वो इस पॉलिसी से तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है ना जी। वो तो हमारा 81,000 का जितना कोटा है तो उसमें हो रहे हैं, उसको भी देखना चाहिए, इससे कम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसको और कम किया जा सकता है थोड़ी महीने से। मैं भी मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप इसको देखें, इसको रीस्टडी करें। अभी तो आज में महीना रहता है, जाने के बाद भी आप उनके रेट्स कम करवा सकते हैं वहाँ। सऊदी हुकूमत से बात कर सकते हैं, आप उनसे कंसेशन ले सकते हैं कि ठीक है हम एटॉमिक पावर ज़रूर हैं, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम कंट्री और हमारी दोस्ती भी ऐसी है मिलिटरीली, लेकिन हमारे लोग जो हैं मुश्किल में हैं। तो आप मेहरबानी करें, हमारा ख्याल रखें, हमारे जो आपके मेहमान हैं। देखें सर, आप खुशखबरी सुना रहे हैं कि आप भी बात करेंगे, इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों से आप ज़्यादा तो चार्ज ना करें ना, वो तो हर चीज़ उनके हवाले करते देते अपने मेहमानों के। तो इनके कुछ आप भी इनका ख्याल करें। पाकिस्तान एक स्पेशल कंट्री, सारे मुल्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये स्पेशल कंट्री एक लिहाज से, क्योंकि इसके ऊपर फोकस इजराइल का भी है और लोगों का भी है, और उसकी वजह ये है, हिंदुओं का भी है यानी हिंदुस्तान का भी है। उसकी वजह ये है कि ये एक मुल्क है जिसके बारे में ये समझा जाता है कि ये इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक ख़ास तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। बिल्कुल भी। हाँ जी, और ख़ास तौर से मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया मेनली, तो इसलिए इसकी अहमियत है। अब बात जो आप कहते हैं ना डिप्लोमेटिक स्किल्स जो हैं वो काम आती हैं, आप देखते हैं वो काम आएंगी। हाँ, नहीं मैं इनको करता हूँ कि करें, आप मेहनत तो करें, हो सकता है आप
इसमें कुछ अचीव करने में कामयाब हो सर जाए। अल्लाह आपके आपको जुबान को मुबारक मुबारक करे, करे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा हो। थोड़ा सा टॉपिक से हटते भी हैं ज़रियाब, और देयर इज ऑलवेज अनदर साइड ऑफ अ पर्सनालिटी, तो जरा सर से कोई लाइटर साइड पे भी बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सर जी अब जरा ये बताइए, नॉर्मली क्योंकि पॉलिटिकल तो मूव चल ही रही है, आपने जो पहले भी कहा कि माहौल कैसे चल रहा है, आपकी डेली रूटीन क्या होती है? मेल मुलाकातें ही होती रहती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है, आप हुकूमत में हैं, ये कुछ थोड़ा हटके भी होता है? देखें जी, मेरे पास जो सब्जेक्ट है ना, एक तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। आई एम हेडिंग दी कमेटी विच इज़ कॉल्ड कैबिनेट कमेटी। उसमें आप जितनी चीज़ें हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, उनके डायरेक्टली सबॉर्डिनेट, दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द कमेटी के आती हैं। ज़ाहिर उसके लिए पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एक्सरसाइज करना कमेटी की जिम्मेवारी है। बिल्कुल ठीक है। जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है, कैबिनेट डिवीज़न है, ओगरा है, पेपरा है, नेपरा है, और ये हाउसिंग अथॉरिटी है, ये जो है पीटीए है, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इवन इस्लामाबाद क्लब है जिसके लिए हमें लोग दोस्तान करते रहते हैं मेंबरशिप के लिए। क्या कहते हैं सर वैसे दोस्त? वो हर आदमी बनना चाहता है क्योंकि एक ही ज़्यादा मेन क्लब है यहाँ। ठीक है, मेंबर के लिए रिक्वेस्ट मेंबर के लिए ये इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया है वैसे। एक और रिक्वेस्ट आ गई सर। मेंबर के लिए वो करते हैं, मतलब ये इस तरह की एंगेजमेंट्स जो हैं, और ख़ास तौर से जो हमारी इंक्वायरीज होती है, मसलन ऐसे अखबार में पढ़ रहे होंगे, ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ कि हमारे पास कंप्लेंट आई ब्यूरोक्रेसी की। अब टचिंग द ब्यूरोक्रेसी इज गेटिंग इनटू द टाइगर्स डेन। जितने वो पावरफुल लोग होते हैं। ये सवाल मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन जब आपने कहा ना लाइटर की तरफ, तो लेकिन अब चले मेरे सवाल में ही आप जवाब दीजिए सर। जो ये बड़े मुश्किल लोग होते हैं, सिंस ये कैबिनेट कमेटी का सब्जेक्ट है, तो हमारे पास कंप्लेंट्स आई, आप अखबार में पढ़ते होंगे कि जी वो गवर्नमेंट जो है उन्होंने डायरेक्टरी रिटायरमेंट, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, कि वो लोग जिनका रिकॉर्ड ख़राब है उनको गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि रिटायर कर दिया जाए। जिनकी 20 साल की नौकरी हो चुकी है, जिनकी 20 साल की नौकरी हो चुकी ये बड़ा फैसला है, उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाए। खैर बार तो हमारे पास कंप्लेंट आई, तो उसके लिए उन्होंने रखा कि वो अफसर जिसकी 2 ACR एवरेज हैं या 2 से ज़्यादा हैं, उनको नोटिस दिया जाएगा और उनको उस पर रिटायर कर दिया जाएगा। अब उन्होंने कईयों को नोटिस दे दिए और इसी के ऊपर उन्होंने सुपरसीड भी किए। लोग सुपरसीड होता है प्रमोशन ना देना, नीचे वाले को प्रमोट कर देना। अब बहुत बड़ा इशू बना। तो हमने बड़ी वो जैसे कहते हैं ना थ्रेडबेयर उसका तज्जिया किया हमारी कमेटी ने। तो ये कमेटी उसका जो रूल है वो है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। तो जब हमने देखा तो उसमें ज़्यादतियाँ हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक आदमी की, एक अफसर की जो ACR एवरेज है वो 2010 में एवरेज थी, 2011 में एवरेज थी, लेकिन उसके बाद उसकी जो बाकी 10 साल की आखिर की है वो जो है वो या अबव एवरेज है या आउटस्टैंडिंग है। तो हमने पूछा भाई ये क्या भाई, अगर आप आज से एक डेकेड पहले की रिपोर्ट को कंसिडर करके अब आप उनको रिटायर कर रहे हैं तो खुद देखें तो सही कोई। हाँ, कितना इम्प्रूव करेंगे? रिटायर आप जरूर करें कि अगर उनका मिसकंडक्ट ऐसा है, उन्होंने क्रिमिनल कंडक्ट किया है या उन्होंने कोई आउटपुट नहीं दी है। आप खुद ही तो कह रहे हैं कि उनकी जो अबव एवरेज है, तो 3 जगह पे यानी इनिशिएटिंग रिपोर्ट ऑफिसर लिखता है, फिर उसका काउंटर साइनिंग ऑफिसर लिखता है, फिर उसका सेकेंडरी काउंटर साइनिंग ऑफिसर लिखता है। तो उन्होंने जो असेसमेंट दी है आप उसको एक साइड पे रख के उसकी 10 साल पहले की ले लेते हैं। और मैंने उनको ये भी कहा कि 20 साल की नौकरी जो है आप देखें ज़्यादा से 22, 25, 30, मैंने कहा इनकी बेटियां जवान होती हैं, उनकी शादियां होनी होती हैं। अब बच्ची की शादी होने वाली है या उनकी बातचीत चल रही है तो आप उठ के उसको ये झटका मारेंगे तो ये मुआशरा आपको पता ही कैसे मुआशरा करता है। तो खुदा के लिए ये तो देख लेना बात। हाँ, अगर वो डिजर्व करते हैं जेन्युइनली ज़रूर करें, लेकिन एक स्पीच तैयार करने के लिए अपने बॉस की कि वो कहे कि जी मैंने तो डेड वुड निकाल दिया है और मैंने सारी क्लेंजिंग कर दी है, ये बात दुरुस्त है। ये बिल्कुल सही। इसके ऊपर बहुत वक्त लगा और हमारी कमेटी ने फैसला वापस हो गया। जितने बोर्ड हुए थे वो स्क्रैप कर दिए। इट नेवर हैपेंड। तो मतलब छा गए। तो दोबारा से इसको करें, नहीं छाने की बात नहीं, ईमानदारी की बात है, दोबारा से इसको करें। और कहानी के इख्तिताम में सब खुश हो गए और हर बंदे को जो है
मौका दिया जाए, उसकी हेयरिंग करें अगर आपके पास चार्ज है। जबकि सब कहते हैं और कोर्टें भी कहते हैं और असूली बात भी ये है कि जब तक आपके पास सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं तब तक आप कोई भी कंक्रीट एविडेंस नहीं है, जैसे कोर्ट लिखती है टेंजिबल एविडेंस नहीं है, तो तब तक आप कैसे एक्शन और यही चीज नैब वाली रिफॉर्म्स में भी लागू होती है। लेकिन चूंकि वक्त मुख्तसर है, जरा सर आपसे भी इजाजत चाहेंगे और आपको बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कुछ ऐसे पहलुओं पर से पर्दा उठाने के लिए जो आवाम के लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। नाज़रीन अपना बहुत सा ख्याल रखिए, प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिए और मेट्रो वाला बस का जो सेगमेंट है वो भी आपने जरूर देखना, अपना फीडबैक देना है। अल्लाह हाफिज़।